मुद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः के मंत्र के साथ गत 27 वर्षों से वैचारिक क्षेत्र में कार्य कर रहा है। भारतीय विचार मंच द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी, विचार गोष्ठी, चर्चा सत्र, शोध लेखन एवं विभिन्न विषयों पर पुस्तक प्रकाशन कर रहा है। वर्तमान समय में जब आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं, ऐसे समय में मंच एक नए प्रकल्प ऑनलाइन वेबिनार सीरीज के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ है। आज के वेबिनार का जो प्रारूप है वो थोड़ा अलग है। आज का वेबिनार एक वार्तालाप के स्वरूप में होगा, जिसमें जो मॉडरेटर हैं वो डॉक्टर नीरजाबेन गुप्ता होंगे। नीरजा जी भवंस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, गुजरात यूनिवर्सिटी में स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर हैं, भारतीय शोध संस्थान के कोऑर्डिनेटर हैं, सेनेट मेंबर हैं और आज के इस विषय के मॉडरेटर भी रहने वाले हैं। मैं नीरजा जी से विनती करता हूं कि आगे सत्र संचालन करें। नमस्कार। भारतीय विचार मंच द्वारा आयोजित आज के इस सत्र में हम एक वार्तालाप के साथ उपस्थित हुए हैं और हमारे आमंत्रित अतिथि बहुत जाने माने पत्रकार, आप कनाडा में निवास करते हैं, श्री ताहिर गौरा जी हैं। पिछले 21 वर्षों से आप सक्रिय पत्रकारिता से जुड़े हैं और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपको भारत भर में बहुत जाना जाता है और लोग बहुत गौर से आपकी बात सुनते हैं। आपने कई पुस्तकों का लेखन भी किया है। आप लगभग 10 वर्षों तक पाकिस्तान में भी अपनी पत्रकारिता कर चुके हैं और कई अंतरराष्ट्रीय मंचों से आप जुड़े हुए हैं। आपकी विशेषज्ञता ज्यादातर राजनैतिक और सामाजिक, इसके साथ साथ सांस्कृतिक विषयों पर जानी मानी है। मैं श्री ताहिर गौरा जी का स्वागत करती हूँ। ताहिर भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत भारतीय विचार मंच के आज के इस सत्र में। बहुत बहुत नमस्कार आपको भी और सब श्रोतों को, सब सुनने वालों को, देखने वालों को। और सबसे पहले मैं ये इच्छा करता हूँ कि आप सब सेफ रहे। ये जो समय है ये हम सब के लिए बहुत चैलेंजिंग है। ये शायद हमने अपनी ज़िंदगियों में ऐसा समय पहली बार देखा कि जिसमें दुनिया का कोई भी जो रीजन है वो बचा नहीं। और ये एक खुशाइन बात है कि इंटरनेट ने हमें वेबिनार और एक दूसरे से जुड़त की जो सहूलत दी है वो वाकई ही काबिल सताइश है। मैं एक बार फिर नीरजा बहन, आपका भी, सब ऑर्गेनाइजर्स का, उमंग भाई और तमाम सुनने वालों और देखने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बातचीत में अपनी शुरू करता हूँ। जी, उम्मीद करते हैं में आप लोग सुरक्षित हैं। फिर कहें। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये कृपा है भगवान की कि हम सब सुरक्षित हैं और घर से बहुत कम निकलते हैं। हमारे यहाँ लॉकडाउन तो नहीं है, लेकिन ये हमें एक तरह से इंस्ट्रक्शंस हैं कि घरों में रहें, ग्रॉसरी के लिए जाएं, वॉक के लिए जा सकते हैं। चूँकि हमारी पॉपुलेशन इधर रिलेटिवली बहुत कम है। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन 35 मिलियन है, तो जिस शहर में मैं रहता हूँ उसकी 200,000 है, तो लोगों से इंटरेक्शन कम होता है। लेकिन घर में ही मैंने स्टूडियो बनाया हुआ आजकल, तो कभी-कभी बीच में मैं स्टूडियो भी चला जाता हूँ जहाँ कोई आता नहीं, तो इस तरह सब सुरक्षित में है। जी, आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं ताहिर जी, वो विषय है पश्चिम दृष्टि में भारत की छवि, इंडिया इन द वेस्टर्न पर्सपेक्टिव। जब हम पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, छवि की बात करते हैं, तो भारत अपनी एक विशेष छवि के साथ अंतरराष्ट्रीय पटल पर खड़ा हुआ है। लेकिन ये छवि हम पोस्ट कोविड-19 के बाद की घटनाओं से ज्यादा जोड़कर इसका विश्लेषण करना चाहेंगे। पिछले 2 महीनों में जब से कोविड का आगमन भारत में हुआ है, लगभग पूरे विश्व की दृष्टि भारत पे रही है और भारत ने भी अभूतपूर्व निर्णय लिए हैं। इसको जिस तरह से संयोजा गया या राजनीतिक
इच्छा शक्ति को दिखाते हुए इतने बड़े देश, इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश के लिए जैसे निर्णय लिए गए, जिस तरह से कोरोना को स्टेज 3 तक जाने से रोका गया, इसके ऊपर लगभग पूरे विश्व की दृष्टि थी। इस सब के बावजूद हम देख रहे हैं कि बहुत सारी व्याख्याएं, बहुत सारे परिप्रेक्ष्य, बहुत सारे नैरेटिव्स हमें पश्चिम से मिलते रहे हैं। आज का पूरा वार्तालाप हम अमेरिका और कनाडा में जो समूह हैं जिनका भारत के प्रति आकर्षण है या जहां भारत की चर्चा होती है, वहां किस तरह से भारत को देखा जा रहा है, उससे इर्द गिर्द ही रहेगा। मैं इस विषय को ए सी और बी सी, आजकल ये दो नई टर्म शुरू हो गई हैं, बीसी यानी बिफोर कोरोना और एसी यानी आफ्टर कोरोना, उसके साथ शुरू करना चाहती हूँ कि बिफोर कोरोना भारत को बहुत सारे राजनीतिक निर्णयों के लिए आंका जा रहा था, लेकिन आफ्टर कोरोना भारत को सिर्फ कोरोना के साथ जुड़े हुए बहुत सारे सामाजिक मुद्दों के साथ जोड़ा जा रहा है। ताहिर जी, मेरा पहला प्रश्न ये है कि भारत ने, हमारे प्रधानमंत्री ने, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने और उनकी पूरी कैबिनेट ने पिछले 2 महीनों में जो देश के लिए निर्णय लिए हैं कोविड-19 के, उसके संदर्भ में आपके यहाँ क्या पर्सपेक्टिव है? उन निर्णयों को आप लोगों ने किस तरह देखा है? जी बहुत बहुत धन्यवाद। बात ये कि आपने अच्छा नुक्ता उठाया कि बीसी और एसी, बिफोर कोरोना एंड आफ्टर कोरोना। बिफोर कोरोना तो हमने बहुत कुछ देखा, आफ्टर कोरोना हम बहुत कुछ देखेंगे। अभी चूंकि हम कोरोना के बीच में फंसे हुए हैं। बिफोर कोरोना की से मैं बात शुरू करता हूं तो मैं 21 साल से कनाडा में हूं और मैं रहता हूं जहां पे वो 45 मिनट की ड्राइव पे न्यूयॉर्क स्टेट के करीब रहता हूं। तो मैं करीब हर महीने न्यूयॉर्क स्टेट और न्यूयॉर्क सिटी ज़रूर जाता हूं, कभी ड्राइव करके और कभी फ्लाइट लेकर, या फिर दूसरे महीने वॉशिंगटन भी मेरा जाना होता है, और तीसरे महीने कम से कम मैं यूरोप ज़रूर जाता हूँ। यानी साल में 3 से 4 बार मेरा यूरोप, खासतौर पर इंग्लैंड चक्कर लगता है। तो मेरा ये जो सब आना जाना रहता है अमेरिका और यूरोप में, ये अपने जर्नलिज्म, पत्रकारी के काम के सिलसिला से ही जुड़ा होता है। और मैं एक बहुत अपने आप को दर्दमंद भारतीय समझता हूँ। तो मैं जब बिफोर कोरोना की सिचुएशन को देखूं, खासतौर पर जब से मोदी जी की दूसरी सरकार आई, या अगर मैं पहली सरकार से अब तक के जो करीब 6 बरस हैं उनको जोड़ूं, तो मुझे यूं लगता है कि भारत, अगर मैं पहले भी उसमें देखूं तो 21 साल से पहले मैं रशिया में रह रहा था, कुछ साल मैं सोवियत यूनियन जो फॉर्मर था उसमें भी रहा, तो वो भी एक तरह से वेस्ट और ईस्ट का मिक्स है। तो मुझे भारत बिफोर कोरोना बहुत सालों से दिख रहा था कि जैसे हमारा जो भारत है बाहर की दुनिया में, वेस्टर्न वर्ल्ड में, उसके 3-4 एस्पेक्ट्स हैं। सबसे बड़ा एस्पेक्ट है योगा। योगा के साथ भारत को जोड़ा जाता था वेस्ट में। दूसरा ऑफ कोर्स बॉलीवुड। तीसरा, जहाँ जहाँ क्रिकेट खेली जाती है, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो, यहाँ अमेरिका और कनाडा में तो इतनी क्रिकेट नहीं खेली जाती, तो क्रिकेट के साथ भी भारत की एक आइडेंटिटी जुड़ी हुई थी। और चौथा जो है वो हमारा फूड था, करीज एंड समोसा, खास तौर पर वो उससे हम देखे जाते थे वेस्ट में, स्पाइसेस के साथ। तो ये 4 बड़ी चीज़ें हैं जो मैं योगा, बॉलीवुड, हमारा फूड और हमारा जो यहाँ का कल्चर था जो भारत का, उससे हम जुड़े हुए थे। लेकिन मोदी जी की पहली सरकार 2014 के आने के बाद ही यहाँ पर, हालांकि हम ये देखते हैं कि मोदी जी से ज्यादा योगा का प्रचारक कोई भी भारत का हेड ऑफ स्टेट नहीं रहा जितने मोदी जी हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि वेस्ट में
योगा जिसको इतना चाहा जाता है, उसको मोदी जी के साथ क्यों नहीं जोड़ा गया? मोदी जी का वो जो एक वर्ल्ड इवेंट है, वो भारत में भी होता है, उससे जुड़ी हुई जो एक्टिविटीज़ हैं, वो कनाडा में भी होती हैं, अमेरिका में भी होती हैं, लेकिन मोदी जी का नाम उसमें नहीं आता है। मोदी जी के बाद जब से 2014 से अब तक मैं देखूं, तो जो बाकी जो मैंने चीज़ें कही, जैसे बॉलीवुड, वो भी भारत के साथ जुड़ा रहा, मगर कुछ डेमोनाइजेशन ऐसी हुई और कुछ बॉलीवुड की नई जनरेशन की तरफ से ऐसा पर्सपेक्टिव यहाँ पर पहुंचा कि लगा कि बॉलीवुड मोदी जी की सरकार से अलग है, यानी भारत से अलग है, आज के भारत से अलग है। तो वो भी एक मैसेज हमें यहाँ पर बड़ा ही क्लियर मिला कि वो अलग है। चलिए, अमेरिका और यहाँ पर कनाडा में क्रिकेट खेली नहीं जाती, बहुत कम खेली जाती है, मगर इंग्लैंड में जाता रहता हूँ तो इंग्लैंड में अभी पिछले साल ही वर्ल्ड कप हुआ, तो उसमें भी हमने इंग्लैंड में भी कंट्रोवर्सी देखी। जैसा कि हम सब ने देखा, जहाज़ों से कुछ ड्रोन से पोस्टर फेंके गए मोदी जी के सरकार के खिलाफ, ऐसा भी हुआ। वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए। तो इसका मतलब ये है कि 2014 से बाद डिलिबरेटली, और यहाँ पर कुछ फोर्सेस यहाँ की लेफ्ट की हैं और कुछ भारत की ऐसी इस्लामिस्ट या लेफ्ट की या दोनों से जुड़ी हुई फोर्सेस हैं, जो 2014 से लेकर अब तक काफ़ी भारत का इमेज खराब कर चुकी है। मैंने जैसा बात शुरू की, योगा जो सबसे बड़ी पहचान है कनेक्ट करने में भारत को वेस्ट के साथ, मोदी जी जिसके सबसे बड़े प्रचारक हैं एज हेड ऑफ द स्टेट, वो जो इतनी बड़ी खूबसूरत एक्टिविटी है, उसको भी वेस्ट ने मोदी जी के साथ नहीं जोड़ा। तो क्या इसका कारण है? एक और यहाँ पे नुक्ता बहुत बड़ा है कि कनाडा में 1 मिलियन से ज्यादा भारतीय ओरिजिन के कैनेडियंस अब हैं। अमेरिका में 4 मिलियन से ज्यादा हैं। यूरोप में भी कपल मिलियंस हैं, पूरे यूरोप की अगर हम बात करें। और उनकी जो अक्सरियत है, द मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस लिविंग here in Canada, in the US and in Europe, वो सब मोदी जी के चाहने वाले हैं। मगर इसके बावजूद यहाँ के मीडिया में मोदी जी का क्यों जो परसेप्टिव है वो इतना बढ़िया नहीं है? ये वो चिंता है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। क्यों नहीं है, इसका कुछ जवाब मैं भी दूंगा आगे चलकर। जी, इसके साथ इसके साथ ऊपर एक जी 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 बिल्कुल हम मीडिया पे बात करेंगे, क्योंकि कई ऐसे समाचार पत्र हमारी नजरों में आते रहे हैं। न्यूयॉर्कर है या न्यूयॉर्क टाइम्स है या टाइम है या वॉशिंगटन पोस्ट है या इकोनॉमिस्ट है, हम सबकी चर्चा करेंगे। पहले थोड़े से जो यहाँ प्रयत्न किए जा रहे हैं कोविड 19 को जिस तरह से संभाला जा रहा है, क्या उसकी बातें वहां तक पहुंचती है? जैसे यहाँ आयुष मंत्रालय, जो कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन या जिसको हम कहें इंडिजिनस मेडिसिन सिस्टम का एक पूरा डिपार्टमेंट है, मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है, उसमें योगा भी उन्होंने लिया है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स भी लिए हैं, होम रेमेडीज भी ली हैं, और इसके साथ साथ जो अभी पिछले हफ्ते में नया आया है वो है प्लाज्मा ट्रांसफर, यानी एंटीबॉडीज, जो लोग ठीक हो गए हैं उनके एंटीबॉडीज लेकर, और नए जो रोगी आए हैं, जो पेशेंट्स आए हैं, उसमें ट्रांसफ्यूज करना और उन एंटीबॉडीज से इनको क्योर करना। ये रिपोर्ट अभी तक विश्व के किसी और देश से आ नहीं रही थी, लेकिन भारत ने अपने यहाँ इंडिजिनसली इसका प्रयोग किया और बहुत सफल हुआ। तो क्या इनके ऊपर कुछ रिएक्शंस आते हैं जब भारत अपनी तरह से इतनी बड़ी लड़ाई अपने जज्बे से लड़ रहा है तब? देखिए, दो बातें हैं। मैं अब यहाँ पर खास तौर पर जो आपने बात पूछी
उसको मैं कनाडा और अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में देखूंगा कि यहाँ पर जो भारत की फाइट अगेंस्ट कोविड-19 है उसको कैसे देखा जाता है। अब भारत की तरह यहाँ का जो मीडिया भी है वो बहुत ज्यादा सो कॉल्ड लेफ्ट के कंट्रोल में है। जब मोदी जी ने पहले 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया तो यहाँ के सबसे बड़े न्यूज़पेपर ने लिखा कि मोदी जी ने एक बहुत ही बुरा काम किया है। मैं ये कनाडा के न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूँ, उसका नाम है ग्लोब एंड मेल। मैंने उसका स्क्रीनशॉट एक बार अपने कुछ दिन पहले के टीवी शो में भी दिखाया था। इसके अलावा मुझे कनाडा के प्रेस में अभी तक उस आर्टिकल के अलावा जो नेगेटिव आर्टिकल था उसके अलावा कोई आर्टिकल नहीं मिला जिससे ये पता चले कि भारत को जो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अभी तक रोका हुआ है उन्होंने स्प्रेड से कोविड-19 को, उसको एप्रिसिएशन किया जाए। अभी तक कोई आर्टिकल कनाडा में नहीं आया। अब मैं अमेरिका की तरफ आता हूँ। अमेरिका का भी जो बड़ा प्रेस है, जो बड़े मीडिया आउटलेट्स हैं वो मेरी नज़र में रहते हैं 24/7। इंटरनेट की वजह से हम जुड़े हुए हैं और मेरी खास दिलचस्पी भी है। तो वहाँ पर सदर ट्रंप ने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब बात की हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की, तो उसमें पहले तो वो उनका एक अपना स्टाइल है प्रेसिडेंट ट्रंप का कि वो नेगोशिएशन की लैंग्वेज पे बिलीव करते हैं। वो अपने दोस्तों को, अब शायद अपनी फैमिली को भी पहले नेगोशिएशन टेबल पे लाते हैं। मैं उनका थोड़ा सा एडमायरर भी हूँ ऑन अदर थिंग्स, लेकिन इंडिया के मामले में सदर ट्रंप जिस तरह समटाइम बिहेव करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम तो अच्छा बिहेव कर रहे होते हैं, सम टाइम वियर्ड बिहेव करते हैं। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के सिलसिले में उन्होंने पहले तो भारत को अप्रिशिएट किया कि ये बहुत बढ़िया मेडिसिन है, क्योंकि उसका अमेरिका में कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस थे जो कोविड-19 में पॉजिटिव थे, हॉस्पिटलाइज थे, तो डॉक्टर्स ने उनके साथ एक्सपेरिमेंट किया, एंटीबायोटिक और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को मिला के दिया तो वो रिकवर हो गए। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अप्रिशिएट किया। फिर उन्होंने ये कहा कि हमने ये सुना है कि भारत शायद हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को बाहर नहीं निकलने देगा, अगर ना निकलने दिया तो हम रिटेलिएट करेंगे, जिसको भारत के मीडिया ने भी अच्छा ना समझा उस वर्ड को। यहाँ के मीडिया ने तो उसको पॉलिटिसाइज किया। जो प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ थे वो प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ हो गए, जो प्रेसिडेंट ट्रंप के हक में थे उन्होंने कहा कि नहीं, प्रेसिडेंट ट्रंप डिड नॉट मीन समथिंग मीन थिंग इन इट। प्रेसिडेंट ट्रंप उसके बाद जब भारत ने कहा कि हमने बैन लिफ्ट कर दिया, प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत अप्रिशिएट किया। तो इस हद तक अमेरिका में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की हद तक तो अप्रिशिएट किया। मुझे नहीं याद पड़ता कि न्यूयॉर्क टाइम्स में या वॉशिंगटन पोस्ट में या CNN में जो भारत के बहुत ही खिलाफ रहे, खासतौर पर मोदी सरकार के ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, या टाइम्स में, इवन जो फॉक्स है जो राइट का यहाँ पे है, उसने ना कुछ बुरा कहा लेकिन कुछ अच्छा भी नहीं कहा, भारत का जिक्र नहीं आया। हाँ, छोटे छोटे कुछ थिंक टैंक्स ने बात की कि भारत ने ये जो अच्छा किया लॉकडाउन का, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ का जो अमेरिका का जो लेफ्ट मीडिया है या जो कनाडा का लेफ्ट मीडिया है, ये पहले कहीं भी दुनिया में लॉकडाउन के खिलाफ थे। ये कहते थे कि दुनिया में कहीं भी लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। मिड मार्च तक ये लॉकडाउन के खिलाफ रहे। फिर उसके बाद एकदम जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने लॉकडाउन तो नहीं किया, स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगाई, और यहाँ के स्टेट्स के जो गवर्नर्स हैं उन्होंने कहा कि ये अब इमरजेंसी की स्टेट होगी कुछ स्टेट्स में, और यहाँ कनाडा में भी ऐसा हुआ। तो उसके बाद ये सब का सब लेफ्ट का मीडिया एकदम से बदल गया, चेंज हो गया। अब अमेरिका में ये डिबेट हो रही है कि लॉकडाउन को धीरे धीरे खोल दिया जाए, बल्कि अटलांटा से तो इस फ्राइडे से लॉकडाउन खुल भी रहा है, कुछ और स्टेट्स में खुल रहा है। अब लेफ्ट का मीडिया उनके खिलाफ हो गया। इस सारे खेल तमाशे में भारत का जिक्र जो बड़े मीडिया में है, ना इस वक्त अच्छे में आ रहा है ना बुरे में आ रहा है। एक्सेप्शन एक कनाडा के न्यूज़पेपर की है कि उन्होंने 2 वीक्स पहले
बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया और यहाँ तक कहा कि मोदी जी का जो पॉलिटिकल कैरियर है इस लॉकडाउन के बाद वो तो अब गया, वो खतरे में ही है, वो अब नहीं बचेंगे, उन पर जो पब्लिक का फेथ है वो भी उठ गया है। ये यहाँ के एक मीडिया ने, कनाडा के मीडिया ने कहा, लेकिन इसके अलावा मेरी नजर नहीं पड़ती कोई ऐसी बात हो। ऑन द अदर हैंड, जब मैं रात को, जब हमारे कनाडा में रात का समय होता है, उधर भारत में दिन का समय होता है, जब मैं भारत के लाइव टीवी देखता हूँ, उसमें ये बताया जाता है कि कुछ ऐसे स्टैटिस्टिक्स हैं जिसके मुताबिक भारत को वेस्ट में बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है। मैं यूरोप के देखता हूँ कुछ मीडिया आउटलेट्स, वहां पे थोड़ी सी बात इस लॉकडाउन में या द वे भारत हैंडल्ड इट, या वहाँ पे प्लाज्मा की या जो टेस्टिंग की या जो मेडिसिन में कॉन्ट्रीब्यूशन हो रही है, यूरोप के मीडिया में कुछ कुछ एप्रिसिएशन हो रही है, लेकिन अमेरिका और कनाडा में अभी तक इस पर कोई बात नहीं हो रही। उसका कारण मुझे ये लगता है कि शायद वो जो एक स्टीरियोटाइप जब से मोदी जी की पहली सरकार बनी थी, बना था, जो अमेरिका के और कनाडा के मीडिया में, वो अभी तक कायम है। बल्कि उल्टा ये हुआ कि तबलीगी जमात जिसकी वजह से भारत में मैं समझता हूँ 40 से 50% ये जो स्प्रेड हुआ कोरोना का, एक्स्ट्रा तेजी से फैला, डबल मैं कहूँगा इफेक्ट हुआ भारत में, तो उस पे इस्लामोफोबिया का कार्ड, जैसा कि भारत में कुछ ताहिर जी, हम इस्लामोफोबिया और तबलीगी पे बिल्कुल विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहला मेरा अंतिम सांस्कृतिक प्रयत्नों पर एक अंतिम प्रश्न है, फिर हम राजनीतिक प्रश्नों पर आएंगे, क्योंकि उस पर तबलीगी और इस्लामोफोबिया पे बहुत ज्यादा समझ की जरूरत है, इसलिए हम उस पर ज्यादा समय निकालेंगे। छोटा सा प्रश्न ये है कि अपने विश्व को एक बड़ा सांस्कृतिक मैसेज देने की कोशिश की, चाहे जब उन्होंने जनता कर्फ्यू लगाया या फिर शाम को 5 बजे पूरे देश ने एक साथ खड़े होकर फ्रंटलाइन वॉरियर्स का सम्मान किया, तालियां बजाकर, ध्वनि बजाकर, उसके थोड़े दिन बाद दिए जलाकर रात को। तो हमें यहाँ जो समाचार मिलते थे कि पूरे विश्व में भारतीय समुदाय के लोग जहां जहां भी हैं, इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं, उन्होंने भी उसी भारतीय समय का अनुसार करते हुए सबने वो अपने अपनी कोशिशें वहां भी की हैं। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज वेस्ट में गया और उसके बाद हमने देखा बहुत से देशों ने इस बात को अपनाया। यूरोप के तो कई देशों ने इसको डेली शाम को 5 बजे फ्रंटलाइन वॉरियर्स का ताली बजा के सम्मान करने का एक रूटीन बना लिया। क्या इस तरह के एफर्ट्स का, इन प्रयत्नों का अमेरिका और कनाडा के सांस्कृतिक समाजों पे, समूहों पे कोई असर पड़ा, आपने देखा? देखिए, जो यहाँ पर हमारा डायस्पोरा रहता है वो उसने तो उसको बहुत अप्रिशिएट किया, लेकिन जो मेन स्ट्रीम प्रेस है उसमें कोई किसी किस्म का कोई आर्टिकल, कोई अप्रिसिएशन नहीं आया। मैं अमेरिका और कनाडा की बात कर रहा हूँ। ये दुरुस्त है कि यूरोप में कुछ ज़रूर आया, बल्कि उल्टा एक नेगेटिव आर्टिकल यहाँ पे उस सिलसिले में भी मेरी नज़र से गुजरा, मगर वो नेगेटिव आर्टिकल किसी बड़े मीडिया आउटलेट में नहीं था, एक छोटे से स्टेट लेवल के एक अखबार में या न्यूज़पेपर में था। उन्होंने कहा कि भारत अपने जो असल इश्यूज हैं उनसे डेविएट करने के लिए उसने ये किया, और ये जो 9 मिनट का था दिए जलाने का अमल, ये तो इससे पहले तो इटली में ऐसा हुआ था। जब इटली में ये काम शुरू हुआ था, लोग अपनी अपनी बालकोनीज में आ गए थे तो किया था, तो भारत में वहां से कॉपी किया। ये एक नेगेटिव मैंने एक स्टेट लेवल के न्यूज़पेपर पे देखा। मैंने बहुत ढूंढा कि एटलीस्ट अमेरिका और कनाडा के किसी मेन स्ट्रीम के मीडिया में कोई एप्रिसिएशन की बात आए या इवन नेगेटिव बात भी आए, तो दोनों बातें नहीं आई। जो भारत ने खास तौर पर लॉकडाउन के हवाले से जिस तरह तुरंत एक्शन लिया मोदी सरकार ने कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो वो उस पे मैं ये कहूँगा कि कोई एप्रिसिएशन मेन स्ट्रीम में नहीं आई। हमारे डायस्पोरा ने अप्रिशिएट किया, मगर हम सब इस वक्त घरों में ही बैठे हुए हैं, हमारी अप्रिसिएशन कहीं नहीं गई, बाहर नहीं गई। और कनाडा में तो एक बहुत बड़ा मसला रहता है, फ्रैंकली अमेरिका से भी बड़ा रहता है। कनाडा में जो भी बात हो,
जो हमारा डायस्पोरा का मीडिया है उस पर बहुत कंट्रोल है कुछ खालिस्तानी एलिमेंट्स का और कुछ इस्लामिस्ट एलिमेंट्स का। जो हमारा डायस्पोरिया का, जिसको हम एथनिक मीडिया बोलते हैं, उस पे इवन इन दोनों एलिमेंट्स का कनाडा के मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स पर भी बहुत असर है। बल्कि उल्टा कनाडा में बात ये हो रही है, अभी कोई 4-5 रोज से यहाँ पर ये एक डिबेट चल रही है कि कनाडा और भारत के जो तल्लुकात हैं वो बहुत ही फ्रोजन होते चले जा रहे हैं। यहाँ पर डिलिबरेटली ऐसे आर्टिकल्स मेन स्ट्रीम में छापे जा रहे हैं जिनका कोविड-19 से कोई तल्लुक नहीं है, मगर कोविड-19 के ज़माने में जब पूरी दुनिया अपने डिफरेंसेस को भूल रही है या एक तरफ रख रही है और सिर्फ इस वक्त पूरी दुनिया का फोकस इस बात पर है कि हमें इस कोविड-19 से कैसे निपटना है, इस ज़माने में यहाँ पर ये आर्टिकल छप रहे हैं कनाडा के मेन स्ट्रीम के प्रेस में, जिसका कोविड-19 से कोई ताल्लुक नहीं है, ये मैं फिर कहता हूँ, मगर कोविड-19 के ज़माने में छप रहे हैं कि इंडिया इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज जो कनाडा की पॉलिटिक्स, कनाडा के सिस्टम को नेगेटिवली इफेक्ट कर रही है और इंडिया को चाइना के साथ और रशिया की फॉर्मर सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट रजीम के साथ आजकल ब्रैकेट किया जा रहा है। ये एक शॉकिंग बात है कि ये इन दिनों में इस तरह की तो बातें समय ही नहीं है इस तरह की बातों का, तो ये बातें आउट ऑफ नोवेयर कहाँ से लाई जा रही हैं। जी ऑफ कोर्स लोग घरों में बैठे हैं, ज्यादा प्रेस पढ़ते हैं, ज्यादा पढ़ रहे हैं इंटरनेट पे, ज्यादा टीवी देख रहे हैं, ज्यादा सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, तो ये बात तेजी से फैली। तो मैं वो जो आपका प्रिसाइज क्वेश्चन है उसकी जो एप्रिसिएशन है कोविड-19 की हैंडलिंग के सिलसिले में मोदी सरकार की, उसकी अगर कोई नेगेटिव बहुत बात नहीं हो रही है, एक दो बातें नेगेटिव हुई, एक कनाडा में एक आर्टिकल छपा कि ये मोदी जी पर फेट उठ जाएगा, एक आर्टिकल यूएस के एक मैंने स्टेट लेवल के अखबार में न्यूज़पेपर में देखा, और एक जो मैंने अभी जिक्र किया कोविड-19 के ज़माने में कनाडा और इंडिया के तल्लुकात के ख़राब होने के बारे में ये आर्टिकल देखा। तो इसके अलावा यहाँ कनाडा और अमेरिका की अगर मैं बात करूँ तो जो इतना बड़ा भारत में स्टेप उठाया गया, जिसकी इतनी कामयाबी मिली भारत को भी, जनता को भी, जनता कर्फ्यू से लेकर अब तक के एक्सटेंडेड जो है लॉकडाउन से, उसकी कोई एप्रिसिएशन नहीं हमें देखने और सुनने को। जी ताहिर भाई, अब हम कुछ बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्नों पर आते हैं। पूरे विश्व में एक तरह का परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है भारत के लिए, और ये एक, मुझे ऐसा लगता है जैसे एक ग्रुप है या कुछ एक दूसरे से प्रभावित मीडिया हाउसेस है, एक परसेप्शन क्रिएट करके पब्लिक ओपिनियन को जैसे हम डाइवर्ट कर रहे हैं। पहली पब्लिक ओपिनियन ये बनाई गई कि भारत तो आंकड़ा छुपा रहा है, स्टैटिस्टिक्स छुपा रहा है, यहाँ तो टेस्टिंग नहीं हो रही इसलिए उतने नंबर सामने नहीं आ रहे, और ये काफी दिनों तक चलता रहा। फिर उन्होंने देखा कि अगर ऐसा होता तो सोसाइटीज आफ्टर सोसाइटीज बहुत सारी डेथ्स रिपोर्ट की जाती, जो नहीं हुआ, तो यानी वो सच नहीं है। 2 हफ्ते पहले जो तबलीगी जमात की वजह से भारत में हुआ, उसकी भारत को भी बहुत एक तरह की दुख भरी अनुभूति हुई है और विश्व में भी उसका मैसेज गया है। क्या वजह है कि इस एक बात को मीडिया ने अपनी तरह से रंग के बताया है और इसको बहुत जगह एंटी गवर्नमेंट या एंटी मोदी सेगमेंट की तरह काम में लिया गया है? इस पर आपका मुझे कथन चाहिए। देखिए, उसका एक बड़ा ही सीधा कारण है। जब से मोदी जी की पहली सरकार बनी थी, तब से यहाँ की लेफ्ट फोर्सेस ने अमेरिका की, कनाडा की, इवन यूरोप की भी, अमेरिका और कनाडा में ज़्यादा प्रॉब्लम है, उन्होंने ये तय कर लिया था कि मोदी जी जो हैं और इनकी जो सरकार है ये एंटी मुस्लिम है, और उसको जोड़ा जाता था गुजरात के जो राइट्स थे उनके साथ। अच्छा, मुझे इस पे हमेशा ये सोच रही कि आफ्टर ऑल हमारे इतने बड़े डायस्पोरा में
जब मोदी जी गुजरात के भी चीफ मिनिस्टर रहे इतने बरस, और जब राइट्स भी हुए उसके फौरन बाद हमारे डायस्पोरा ने अमेरिका में उसको डिस्पेल क्यों नहीं किया था? क्यों उन राइट्स को एग्जैक्ट नहीं बताया? यहाँ का जो डायस्पोरा रहता है, इन्होंने क्यों ऐसी फैक्ट्स को क्यों ये सामने नहीं लाए कि जिस तरह मोदी जी को एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात पोर्ट्रेट किया जाता था अमेरिका में, इवन उनका वीजा तक यहाँ पे बैन रहा कुछ समय के लिए। आफ्टर ऑल उस डायस्पोरा ने क्यों उस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया, CNN, फॉक्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट को क्यों अप्रोच नहीं किया? सिर्फ प्रोटेस्ट हम करते रहे यहाँ पे बैठ के कि ये गलत करते हैं, ये लेफ्ट का मीडिया है, इसको हमारी बात को नहीं सुनेंगे। तो वो जो बहुत ही परसेप्शन पुराना चला आ रहा था 2002 से 2014 तक, वही आगे एक्सटेंड हुआ। हालांकि मैं दिल से समझता हूँ कि वो भी गलत तरीके से यहाँ गलत फैक्ट्स के साथ यहाँ पे पोर्ट्रेट किया गया, और वो बिल्कुल झूठ था जो गुजरात राइट्स को यहाँ पर जिस तरह बताया गया। अब उसी को कैरी ऑन किया है यहाँ के सिर्फ मीडिया हाउसेस ने नहीं, यहाँ की लेफ्ट की पॉलिटिकल पार्टीज ने भी, यहाँ के थिंक टैंक्स ने भी। थिंक टैंक्स इस हमारे रीजन में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सम टाइम मीडिया से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मीडिया उनको यूज करता है और वो मीडिया को यूज करते हैं। यहाँ पर लेफ्ट के पॉलिटिशियंस, थिंक टैंक और मीडिया एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये एक दूसरे के बेनिफिशियरी हैं एक तरह से। वो 2002 से 2014 तक ये रहा। जब मोदी जी के बारे में हमें 2014 में लग रहा था कि ये ही सरकार बनाएंगे, तो तब उससे पहले भी, सरकार बनने से पहले ही वो बनना शुरू हो गया। और यहाँ पर फिर जो लेफ्टिस्ट की जो ताकतें हैं वो भी उसमें शामिल हो गई। फिर जब उनकी सरकार बन गई, उसके बाद अमेरिका को तो भारत की जरूरत थी एज स्टेट। अमेरिका को तो कुछ चीजें समझ आ रही थी कि भाई अब हमें भारत के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस को और गहरा करना है, जो वो पाकिस्तान को एक लंबे समय से अमेरिकन यूज कर रहे थे इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट अगेंस्ट इवन भारत। अब वो पॉलिसी चेंज होना शुरू हो चुकी थी। अब इधर मोदी जी की सरकार थी, उधर पॉलिसी पेंटागन के लेवल पे या बड़े बड़े जो थिंक टैंक हैं वहां से चेंज होना शुरू हुई थी। लेकिन वो बुरा परसेप्शन जो बना के रखा हुआ था थिंक टैंक ने मोदी जी के बारे में, वो भी साथ साथ मौजूद था। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने, गवर्नमेंट ने उसको एक तरफ रख के मिलना जुलना शुरू कर दिया मोदी जी की सरकार से। फिर हमने देखा ट्रंप साहब आ गए 2015 में। तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो जरा ज्यादा क्लियर विजन के साथ आए, क्लियर थॉट के साथ आए। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे तो बहुत अच्छे टर्म्स हो गए भारत के और अमेरिका के। उसमें जो हमारा डायस्पोरा था वो बहुत खुश था। उसका ये ख्याल था कि वो उनकी वजह से हो रहे थे। मैं ये समझता हूँ, फ्रैंकली आई हैव टू बी ऑनेस्ट, वो डायस्पोरा की वजह से बहुत कम थे। वो अमेरिका की अपनी नीड की वजह से, अमेरिका की अपनी इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक ज़रूरतों की वजह से थे। और चलिए अच्छी बात है, किसी वजह से भी हो। फिर मोदी जी का अपना कारण भी था। मोदी जी की एक अपनी एक जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है उसने भी बताया। बहुत अच्छे तल्लकात भारत की सरकार के मोदी जी ने पहली सरकार से, मोदी 1 से लेके 2 तक यूरोप के साथ और अमेरिका के साथ बनाए। कनाडा में जब कंजर्वेटिव सरकार थी जो 2015 को ही चली गई, उसके पहले साल में मोदी जी के बहुत अच्छे टर्म्स 2014 से 2015 तक हुए। बल्कि 41 ईयर के बाद भारत के कोई हेड ऑफ द स्टेट कनाडा आए थे 2015 में। तो ये एक बहुत बड़ा एक रिवाइवल था कि 41 ईयर के बाद आए थे भारत के हेड ऑफ द स्टेट, और वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे जो कनाडा आए। और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर स्टीफन हार्पर ने उनको बहुत ही बड़ा वेलकम जेस्चर दिया। वो 3 दिन उनके विजिट्स के साथ साथ रहे और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छे टर्म्स रहे। लेकिन जैसे ही यहाँ पे लिबरल सरकार आई,
तो वो टर्म्स खराब होना शुरू हो गए। खैर, उसकी बात की अगर जरूरत होगी तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। जी। अब ये है कि आपका जो प्रिसाइज क्वेश्चन है कि क्या ये जो सारी सिचुएशन है कोविड 19 के सिचुएशन में, क्यों ये मोदी जी की सरकार अब तक, फिर तबलीगी जमात का वाकया होता है तो क्यों नहीं हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट वाकया हुआ सीएए का। सीएए का इतना अच्छा बिल जिसका काम ये था कि परसिक्यूटेड हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, जैन और बुद्ध को सिटीजनशिप दी जाएगी, जिसको बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए था वेस्ट को भी। क्योंकि मैं यहाँ पे कनाडा में गवर्नमेंट लेवल पे ये कैंपेन कर रहा था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो परसिक्यूटेड हिंदू और सिख हैं, खासतौर पर क्रिश्चियन भी, उनको कनाडा लाया जाए। तो मैं यहाँ पे अपनी कैंपेन कर रहा था पर्सनली। तो उसको सुना जाता था, उस पर कभी एक्ट अपॉन नहीं किया जाता था कनाडा में, लेकिन उसको अप्रिशिएट किया जाता था उस थॉट को कि हाँ वो परसिक्यूटेड है। मगर जब भारत ने ये कहा कि हम देंगे और हम नेक्स्ट डोर बैठे हुए हैं, तो उसको अप्रिशिएट नहीं किया, उसको उल्टा ये कहा कि ये मुस्लिम्स की डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। अमेरिका और कनाडा में भारत की मोदी सरकार, पहली सरकार में एक और भी एलिमेंट बना जो यहाँ पर एक तरह से एंटी इंडिया गया। वो था जो फ्यू केसेस मॉब लिंचिंग के हुए। अब पहले वो सारी की सारी आप देखिए, वो एक बैकग्राउंड है गुजरात की, जो गलत परसेप्टिव है यहाँ पे, जो गलत फैक्ट्स देकर ये मान लिया गया अमेरिका कनाडा में कि गुजरात राइट्स जो थे वो इंस्टिगेट किए थे मोदी जी ने एज चीफ मिनिस्टर। ये यहाँ पे बिल्कुल मान लिया गया और अभी तक माना हुआ है। यहाँ के थोड़ा थोड़ा रोकना चाहूंगी आपको यहाँ पे, क्योंकि जी 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 आपने जी कहा थिंक टैंक है, और थिंक टैंक से प्रभावित होकर लेफ्ट का एक मीडिया है। ये हर जी जगह है, भारत में भी है। हम लोग भी यहाँ पे रात दिन प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, सब जगह इनमें आपस में एक तरह के युद्ध का वातावरण है। बहुत सारे भारतीय पत्रकार भी हैं जो वेस्ट मीडिया के लिए लिखते हैं। इसमें अभी हमने लेटेस्ट देखा कि राणा यूब को भी एक जगह ग्रेड किया गया है, या पहले बरखा दत्त लिखती रही हैं, या और लोग भी लिखते रहे हैं। उनका एक जो सेट पर्सपेक्टिव है, हमें पता है कि वो एंटी मोदी ही है। लेकिन आपको क्या ऐसा लगता है कि हम इसे काउंटर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बहुत सारी फेक न्यूज है, कहीं और का, किसी और साल का वीडियो आज का दिखा के उसको बता देना, कुछ और फोटोज को फोटोशॉप करके दिखाना, कोई गलत रिपोर्टिंग कर देना। कहाँ कमी रह जाती है जो हम इसे फैक्ट्स के साथ काउंटर नहीं कर पा रहे हैं? बहुत आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेज किया। मैं बिल्कुल समझता हूँ कि हम नहीं इसको काउंटर कर पा रहे। एक तो हमारा जो अपना डायस्पोरा यहाँ पे रहता है, उनको सिर्फ इस बात में दिलचस्पी होती है, उस डायस्पोरा को मोदी जी से मोहब्बत भी है, सब कुछ है, मगर उनको ये दिलचस्पी होती है कि मोदी जी टेक्सास में आए या न्यूयॉर्क में आए तो हम किसी तरह से फोटो खींच लें, किसी तरह से मिल लें, कोई चाय पी ले, जो हमारे डायस्पोरा के एलीट क्लास के लोग हैं। फिर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं यहाँ पे, टाइकून है, उनका ये होता है कि हम ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से मिल रहे हैं और उनके बड़े बड़े बिजनेसेस भी हैं, तो वो ये समझते हैं कि हम बिजनेस लेवल पे भारत की अमेरिका के साथ जो ब्रिजिंग कर रहे हैं, यही असल में काम है। वो अपनी जगह इंपॉर्टेंट काम है, मैं उसको अंडरमाइन नहीं करता, लेकिन जो जो काउंटर नैरेटिव लाने वाला काम है, जो इसको हैंडल करने वाला काम है, वो उसको बिल्कुल नहीं रोक रहे, वो बिल्कुल नहीं कर पा रहे, या वो समझ भी नहीं रहे। करना तो दूर की बात है, समझ भी नहीं रहे। और मेरे जैसा शख्स जब उनमें से उनको कुछ समझाने की कोशिश करता है, तो मुझे बाद में फीलिंग होती है कि जैसे आई एम टॉकिंग टू वॉल, कि उनको कोई बात ही समझ नहीं आ रही। एक तो यहाँ पे कमी है। दूसरा, जो हमारी जो अपनी भारतीय सरकार है, चूंकि उनके भी तो दो यहाँ पे होते हैं ना, एक तो डिप्लोमेट्स हैं यहाँ पे,
दूसरा जो भारत में जो भारतीय मशीनरी है वो क्या कर रही है, ये दोनों बातें। डिप्लोमेट्स की हद तक मैंने देखा कि डिप्लोमेट्स एफिशिएंट भी होते हैं, कुछ एफिशिएंट नहीं भी होते, और उनके हाथ बहुत बंधे हुए होते हैं। मैं उसमें बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहता, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, मगर सिर्फ इतना ही इशारा देना चाहता हूं कि डिप्लोमेट सिर्फ जनरली उतना ही काम करते हैं जितना वो समझते हैं कि जॉब में करना चाहिए। जॉब से बाहर जाके करने वाले डिप्लोमेट्स मैंने एक दो देखे थे, इसके अलावा मुझे नजर नहीं आते। तो वो मैं अब यही समझता हूं कि वो तो इसी तरह के, मतलब मैं सिर्फ भारतीय डिप्लोमेट्स को मैं सिंगल आउट नहीं करना चाहता, मैं आई हैव टू बी ऑनेस्ट। मैं जब दूसरे कंट्रीज के डिप्लोमेट्स देखता हूं यहाँ पे, तो मुझे ये नजर आता है कि वो भी तकरीबन ऐसा ही करते हैं। इवन अमेरिकन डिप्लोमेट्स को अगर मैं कनाडा में देखूं, तो वो भी सिर्फ इतना ही होता है कि भाई अपने काम से काम रखो, एक्स्ट्रा कोई पेन, एक्स्ट्रा जॉब, एक्स्ट्रा काम करने की कोशिश नहीं करते। अब मैंने ये सुपरफिशियली देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस। अब जो जो भारत की सरकार है, क्या ये क्वेश्चन मेरी तरफ से भी है और हम सब के सोचने के लिए है कि वो ये कोई एफर्ट्स ऐसे करते हैं, क्योंकि अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है दुनिया में, हम सबको इस बात का पता है। भले कनाडा इतना इंपॉर्टेंट ना हो, मगर अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरोपियन यूनियन बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के बारे में तो मैं ये साफ देखता हूं कि कोई ऐसी एफर्ट हमें नजर भारतीय सरकार की तरफ से या इवन पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी पार्टी की तरफ से हमें, मुझे तो नजर नहीं आती। मैं दावे से कहता हूं एग्जिस्ट भी नहीं करती। अगर होती वो ऐसी बात, तो वो होती ग्राउंड पे। अब तक हम काउंटर कर चुके होते, ना हमने काउंटर किया, ना हमारी प्रेजेंस है कहीं पे। प्रेजेंस किस सूरत में हो सकती है? प्रेजेंस हो सकती है थिंक टैंक हमारे साथ कुछ जुड़े हों। कोई ऐसा थिंक टैंक नहीं है अमेरिका में। थिंक टैंक भारत से भी इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ भारत में ORF है या विवेका फाउंडेशन है, ये बहुत बड़े थिंक टैंक हैं और गवर्नमेंट सुनती है। मगर जो यहाँ के थिंक टैंक हैं, यहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े थिंक टैंक, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, दर्जनों हैं, बड़े बड़े, बल्कि सैकड़ों हैं, और वो बहुत इन्फ्लुएंशियल है। हेरिटेज फाउंडेशन हो, हडसन इंस्टीट्यूट हो, रैंड हो, अमेरिकन एंटरप्राइज हो, मैं नाम गिनने लगूं तो शायद ये 1 घंटा नाम गिनने पे लग जाए, इतने। और वो इतने इफेक्टिव हैं गवर्नमेंट्स पर भी। यहाँ की गवर्नमेंट्स में एक बात समझना हमें बहुत जरूरी है, यहाँ की गवर्नमेंट्स में सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी, रिपब्लिकन, डेमोक्रेट्स ही मैटर नहीं करते। यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, यहाँ के फॉरेन पॉलिसी के इंस्टीट्यूट्स, यहाँ की स्टैंडिंग कमेटी सेनेट की और कांग्रेस की, वो इतनी इंपॉर्टेंट हैं। उन सब में ये कोई हमारा नैरेटिव नहीं है। अब मैं आपको कंपैरिजन देता हूं। कतर ने सोचा, या कतर, कुवैत, कुछ कंट्रीज ने सोचा, सऊदी अरब उनके हाथ में नहीं था, कि हमें एक अपना नैरेटिव लाना चाहिए। तो उन्होंने अल जजीरा नाम का एक टीवी चैनल बनाया, और उसका जो एक तरह से वर्क, जो प्रैक्टिकल हेडक्वार्टर, प्रैक्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तो हेडक्वार्टर उनका कहीं और है, मतलब प्रैक्टिकल हेडक्वार्टर उन्होंने अमेरिका में रखा। उन्होंने $1 बिलियन से ज्यादा की सीड मनी रखी। उन्होंने कोई अरब एंकर, अरेबियन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग नहीं की। उन्होंने अमेरिकन, यूरोपियन, कैनेडियन वाइट फेसेस को हायर किया, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे वो एंकर्स हो, चाहे वो न्यूज कास्टर्स हो, और उन्होंने बैठ के उनका नैरेटिव आगे चलाया। अब अल जजीरा में भारत के खिलाफ इतना कुछ कहा जाता है, और वो अमेरिकन, कैनेडियन, यूरोपियन मीडिया के तौर पर ट्रीट होता है, वो अरब मीडिया के तौर पर ट्रीट नहीं होता। चलिए, हमने मान लिया कि उनके पास बहुत पैसा है तेल का, हमारे पास नहीं है। टर्की ने देखा कि हमारी बात कैसे पहुंचेगी। टर्की ने TRT वर्ल्ड का शुरू किया। उन्होंने कहा आपके पास केबल नहीं है, कोई बात नहीं, हम 24/7 यूट्यूब पे लाइव टीवी चलाएंगे। अब यूट्यूब पे तो हर कोई है, यूट्यूब पे TRT 24/7 चल रहा है, उनका अपना नैरेटिव है। उन्होंने भी वही काम किया। उन्होंने भी यहाँ के लोग
किए, फिर उसके बाद रशियन टीवी, आरटी टीवी, वो हमारी तरफ से दुनिया की हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया की टॉप 4 इकोनॉमीज में अपने आप को कहते हैं और हैं भी, लेकिन कोई ऐसी एफर्ट्स नहीं है, ना तो सरकार की तरफ से भारत की, ना भारत की पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त बीजेपी है उनकी तरफ से, और ना ही डायस्पोरा की तरफ से। डायस्पोरा को तो ये आइडिया ही समझ नहीं आता। जी, जी। नहीं, आपने बहुत एक इम्पोर्टेंट तरफ इशारा किया है कि इसको एक स्ट्रैटेजी बनाकर और कोई एक संस्थान की तरह खड़ा करके मिशन की तरह हमें इसको काउंटर करना चाहिए। 2 दिन पहले से एक नया नैरेटिव शुरू हुआ है इस्लामोफोबिया का। इसका इधर तेल की प्राइसेस गिरी, उधर जमातियों की वजह से जो भारत के समाज है उसमें तरह-तरह की विरोध आए हैं, तरह-तरह के फ्रंटलाइन वॉरियर्स के साथ उन्होंने जिस तरह का व्यवहार किया या जिस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी और फिर मीडिया में आने लगा और उनका अलग से आंकड़ा दिया जाने लगा। इसके ऊपर कई बार लुटियंस ने या लेफ्ट वालों ने काफी विरोध भी किया कि इनको अलग से मत दिखाइए, तो इस पे कुछ सुप्रीम कोर्ट तक याचिकाएं भी गई हैं। इन सब बातों को, ये जो इस्लामोफोबिया अचानक से लेके भारत पर एक तरह का अटैक पिछले 2 दिनों से हो रहा है, खासकर 2 दिन पहले ही मोदी जी का एक स्टेटमेंट आया कि कोरोना किसी धर्म या जाति को देखकर नहीं होता, वो सबके लिए समान है। और उनका जैसे ही ये स्टेटमेंट आया उसके तुरंत बाद ये इस्लामोफोबिया का काम शुरू हो गया। मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जैसे ही एक ट्वीट आई, उस ट्वीट के 3 मिनट में ही लगभग 5 मिलियन उसके टैग्स आ गए। यानी बहुत सारे लोग उसको शायद 100 बार टैग कर रहे होंगे, तभी वो 3 मिलियन टैग 3 मिनट में या 5 मिनट में आ गए। तो ये बहुत तैयारी के साथ किया गया अटैक है। इसके ऊपर आपका क्या परसेप्शन है कि ये किस लिए किया जा रहा है, इससे क्या परिणाम हो सकता है, या ये भारत को अछूता कर जाएगा या इससे फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, भारत में भारतीय सरकार हो या मेरे भारतीय बहन भाई हो, इनको ये तो कभी सोचना ही नहीं चाहिए कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तो पड़ता है। अब ये हुआ कैसे? मुझे याद है कि जब ये तबलीगी जमात के लोग मतलब रिकवर से मेरी मुराद है कि जब ये पता चलना शुरू हुआ कि ये अंदर बैठे हुए हैं, छुपे हुए हैं, हाइड आउट किया हुआ है, जब उनको बाहर निकालना शुरू किया, तो 1 या 2 दिन के लिए वो इस्लामिस्ट सर्कल्स में या लेफ्ट के सर्कल्स में एक एम्बैरेसमेंट फील की गई। तो ये तो हमसे बुरा हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। मगर 1 या 2 दिन के फौरन बाद ही वो कार्ड उल्टा हो गया, टर्म कार्ड हो गया। ये शुरू हो गया कि ओ ये तो अब जो है ये तो एक धर्म विशेष के एक लिए तरह से कहा जा रहा है, एक पर्टिकुलर हाँ, रिलीजन। ये तो अब इस्लामोफोबिया आ गया। अच्छा, अब देखिए मैं तो मुस्लिम बैकग्राउंड का हूँ। आई ऑलवेज से कि आई एम हिंदू बॉर्न इन मुस्लिम फेथ, ये मेरी डेफिनेशन है। तो मतलब ये है कि मुझे फोबिया नहीं, फोबिया तो एक ऐसा होता है परसीव्ड फियर कि मुझे क्लास्ट्रोफोबिया है, यानी मैं गिरूंगा नहीं, या मुझे बंद कमरे से खौफ नहीं है। मैं कमरे में, बंद कमरे में नहीं हूँ मुझे, लेकिन अगर मैं बंद कमरे में हुआ तो मुझे खौफ होगा। तो ये एक परसीव्ड खौफ है, लेकिन मुझे तो एक्चुअल खौफ है, एक्चुअल फियर है इस्लामिस्टों का। मैं जब इंग्लैंड जाता हूँ, अभी तो कुछ महीनों से नहीं गया कोविड की वजह से, तो मैं ऑनेस्टली अपने फैमिली को, बेटियों को, वाइफ को कहता हूँ कि भाई इतने ये जो रश वाले जगह हैं यहाँ ना जाएं, यहाँ स्टैबिंग हो जाती है, यहाँ वो वैन लेके ऊपर चढ़ाते हैं। तो ये मेरा फियर नहीं है, ये एक रियलिटी पे बेस है, क्योंकि वहां पे हर हफ्ते, हर महीने ऐसा हो रहा है। अमेरिका में मैं जाता हूँ, न्यूयॉर्क में, तो मैं बहुत केयरफुल होता हूँ कि मैं सबवे में जाऊँ तो आसपास देखूं कि कोई ऐसा कोई एक्शन तो नहीं मेरे लोगों के खिलाफ तो नहीं होने वाला। तो ये एक फियर नहीं है, ये एक ग्राउंड रियलिटी है। अब वो ग्राउंड रियलिटी प्रूव हुई भारत में, दिल्ली में, निजामुद्दीन मरकज में, जब मौलाना साद के ऑडियोज हमने सुने, जब उनके लेक्चर सुने, सिर्फ उन्हीं दिनों के नहीं,
आप उनके ऑडियोज वीडियोस पहले भी उठा के देख लीजिए। अच्छा, सिर्फ उनके ही नहीं है, और भी उन यहाँ जैसे लोगों थोड़ा को सा उठा के देख रोकूंगी लीजिए। मैं ताहिर भाई। जब इनका पहला जी ऑडियो आया जी जिसमें उन्होंने कहा कि आप मस्जिद में आइए, यहाँ कोरोना नहीं होगा, उसको उन्हीं के लोगों ने टीवी जी पर पहचानने से इनकार कर दिया कि क्या सबूत है, ये उन्हीं का है। लेकिन उसके बाद के जितने उनके सोसाइटी के फेवर में जो ऑडियो आते हैं वो उनको बार बार चलाते हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं कि एक परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, इस्लामोफोबिया का परसेप्शन क्रिएट हो रहा है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि मोदी जी के जो अरेबिक कंट्रीज हैं उनसे उन्होंने बहुत अलग तरह से अपने रिश्ते बनाए हैं और बहुत उन रिश्तों को सम्मान भी मिला है। सऊदी अरब में भी मिला है, दूसरे देशों में भी मिला है। तो ये कह सोचना कि शायद वहां की, जिसको हम पहले कहते थे इस्लामिक ब्रदरहुड, उसका इसको सपोर्ट होगा, ऐसा नहीं लगता है। तो ये कौन सा ग्रुप है जो ग्रुप एक्टिव है इस समय? बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात की। पहली बात यह है कि अरब वर्ल्ड में जो मुस्लिम्स रहते हैं उनकी टोटल पॉपुलेशन में रफली कह रहा हूं हार्डली 20% ऑफ द टोटल मुस्लिम्स होगी। 60% से जायद जो 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 मुस्लिम्स हैं वो सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलाइशिया, साउथ ईस्ट एशिया की मैं बात कर रहा हूँ। 60 to 70% मुस्लिम्स तो वहां पे रहते हैं। बाकी जो 10 to 15 और 20% जो मुस्लिम्स होंगे वो आप टर्की ले लीजिए, कुछ सेंट्रल एशियन की स्टेट्स ले लीजिए, या यहाँ वेस्ट में बसने वाले मुस्लिम्स हैं। वेस्ट में भी जो हम मुसलमान रहते हैं उनमें से भी वही रेशो है, यानी 70% के करीब के मुस्लिम्स तो फिर सब कॉन्टिनेंट से आते हैं। पाकिस्तान के मुस्लिम्स भी तो एक्चुअली भारत के ही मुस्लिम्स हैं, बांग्लादेश के मुस्लिम्स भी तो भारत के ही मुस्लिम्स हैं। तो ये सारा जो अनफॉर्चुनेटली ये जो स्टरिंग पॉट है ये वहीं पर है। एक जमाना था कि सऊदियों में से कुछ एक्सट्रीमिस्ट जो वहाबी एलिमेंट्स, सलाफी एलिमेंट थे, वो कुछ फंडिंग किया करते थे, वो नहीं करते। जैसा कि मैंने बहुत शुरू में कहा कि भारत योगा से पहचाना जाता था। मोदी जी सबसे ज्यादा योगा के प्रचारक थे, मगर मोदी जी को एप्रिसिएशन नहीं मिल रही। इसी तरह अरब वर्ल्ड के साथ जितने अच्छे जो तल्लुकात हैं मोदी जी के हैं, मोदी जी ने जितने अच्छे तल्लुकात बनाए हैं, इतने अच्छे तल्लुकात हिस्ट्री में भारत के नहीं रहे। मगर इसके बावजूद ये जो इस्लामिक कार्ड है वो सबसे ज्यादा मोदी जी के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। और ये बात भी रियलिटी है कि अरब वर्ल्ड उसके पीछे नहीं नजर आती। और सिर्फ नजर आने की बात नहीं है, अपरेंटली है भी नहीं। टर्की तो नजर इस आता है। इस इस्लामोफोबिया वाले नैरेटिव का आप कनाडा या अमेरिका में क्या रिएक्शन देखते हैं? वो इसको संशय से? बहुत सख्त है। अच्छा। कि बात यह है कि मैं थोड़ा पीछे जाता हूं, अभी को ज्यादा पुरानी बात नहीं है। कनाडा जो एक रिलेटिवली आइसोलेटेड कंट्री है, वहां पर इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट सीएए के खिलाफ हुए, इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट जिसमें लेफ्ट, भारत के मुस्लिम्स की जो यहाँ पे रहते हैं कनाडा में, उनकी पार्टिसिपेशन, लेफ्ट की पार्टिसिपेशन, भारत के लेफ्ट की और कैनेडियन लेफ्ट की, इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए कि मैं हैरान रह गया। और कहा गया कि मोदी जी की सरकार मुसलमानों के इस्लाम के खिलाफ है। अब ये कोविड-19 तबलीगी जमात के सिलसिला में यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, चूंकि अब हम मिल नहीं पाते, तो उन लेफ्ट के और इस्लामिस्ट सर्कल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करना शुरू कर दी। जिस तरह आज हम वेबिनार कर रहे हैं, इसी तरह वो आपस में वेबिनार कर रहे हैं। अभी कनाडा की मीडिया में ये बात नहीं आ रही, आ जाएगी, मुझे ये पक्का यकीन है कि ये भी आ जाएगी। अमेरिका में वेबिनार हो रहे हैं कि ये जो तबलीगी जमात के इशू को लेके अब मोदी सरकार, जो कि है ही एंटी मुस्लिम, ये अब करेगी, इस्लामोफोबिया को फैन करेगी। अब आप ये देखिए, मैंने जैसा अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि भारत में जब ये बात सामने आई दिल्ली में, तो थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट इन लोगों ने फील की, मगर फौरन ही 1-2 दिन बाद उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये तो उनकी हो नहीं सकती आवाज। फिर उन्होंने कहा हाँ ठीक है, अगर है भी आवाज तो ये तो एक लोन स्टूपिड आदमी है, तबलीगी जमात मैं एज थोड़ा होल सा तो ऐसी है ही भारत नहीं। को यहाँ बीच में लाना चाहूंगी। भारत में जी जी मुस्लिम समुदाय इस समय बट गया है, यानी एक जगह तबलीगी हैं, जमाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम स्कॉलर्स भी हैं,
कुछ मुस्लिम जो बहुत जिनके जाने मानी आवाजें हैं, ऐसे लोग भी हैं। आज जामा मस्जिद के इमाम ने भी बहुत सशक्त कहा है कि घरों में रह के रमजान में अपना ये नमाज अदा की जाए। तो भारत में जो हम देख रहे हैं तो उनको उतना वाइड सपोर्ट नहीं है। भारत का मुस्लिम समाज भी जो पढ़ा लिखा समाज है, या जो स्कॉलर है, या जो समझता है, या जो कोरोना की गंभीरता को समझ रहा है, वो समुदाय इस समय जमाती के साथ नहीं खड़ा है। तो ये परसेप्शन खाली सिंगल हैंडेड होकर एक जमाती को खाली क्रिटिसाइज करने से एंटी मुस्लिम ये सोसाइटी है, ऐसा परसेप्शन वेस्ट में कैसे गया, या हम उसे काउंटर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, जो भारत का ऐसा मुस्लिम समाज जो पढ़ा लिखा है, जो पॉलिटिसाइज भी नहीं है, वो तो समझता है कि ये जो तबलीगियों ने जो कुछ किया, जमातियों ने जो कुछ किया, ये ठीक नहीं था, और वो मेजॉरिटी में है। मैं ये बात समझता हूँ, मगर वो परसेप्शन क्रिएट करने वाले नहीं हैं। परसेप्शन क्रिएट करने वाले वही 8-10 राइटर्स हैं जो लेफ्ट से भी जुड़े हुए हैं, अपने आप को मुस्लिम भी कहलाते हैं, पॉलिटिसाइज भी हैं, जिनके आर्टिकल्स वॉशिंगटन पोस्ट में भी छपते हैं, जिनके ट्वीट्स भी यहाँ पे अप्रिशिएट किए जाते हैं, और जिनके ट्वीट्स की बेस पर न्यूज स्टोरीज भी यहाँ पे बनती हैं। तो वो जो 8-10 लोग हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मैं 8-10 कह रहा हूँ, 20-30 होंगे ज्यादा से ज्यादा। वो जो बाकी मिलियंस एंड मिलियंस जो रेगुलर मुस्लिम्स हैं, जो समझते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये उनकी अपनी सुरक्षा के लिए, उनकी अपनी सेहत के लिए ठीक नहीं है जो कुछ तबलीगियों ने किया, मगर वो उनकी तो आवाज कहीं आई भी नहीं। तो जिनकी आवाज आ रही है, या तो इनकी ये जो पॉलिटिसाइज्ड इवन मॉडर्न इस्लामिस्ट, आप याद रखिए ये जो मॉडर्न इस्लामिस्ट है ना, ये मौलवी से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि मौलवी के साथ आप बातचीत कर सकते हैं, आप उसके साथ कह सकते हैं फैक्ट्स की बेस पर कि ये ठीक है या क्या गलत है, वो माने आपकी बात ना माने अलग बात है। मगर ये जो पॉलिटिसाइज मॉडर्न इस्लामिस्ट होते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हम सबको पता है कि कोई फलां हो, कोई नकवी हो, फलां हो, ये जो है ना ये खतरनाक है। हालांकि कितनी अच्छी बात मुख्तार अब्बास नकवी भाई ने की है, उन्होंने कहा कि जितना अच्छा हाल मुसलमानों का भारत में है, इतना अच्छा हाल तो मुसलमानों का किसी मुस्लिम देश में भी नहीं होगा। ये एक फैक्ट है, ये एक रियलिटी है। मगर चूंकि वो बीजेपी सरकार में है, उनकी बात अब कोई नहीं सुनेगा। ये लोग जो पॉलिटिसाइज लोग हैं, ये तो नहीं सुनेंगे। तो इनकी वजह से, अच्छा दूसरा अनफॉर्चुनेटली लेफ्ट जो है अमेरिका का, कनाडा का, यूरोप का, ये उन्हीं 8-10-20 लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। और एक और बात हमें समझनी पड़ेगी कि जो जो मोदी जी ट्रंप के और करीब आएंगे या अमेरिका के और करीब आएंगे, ये लेफ्ट उनके खिलाफ भी और हो जाएगा, इसलिए कि वो ट्रंप के खिलाफ है। ट्रंप का तो वो यहाँ पे कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ा समाज है और ट्रंप की एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। मगर ये जो लेफ्ट अमेरिकन लेफ्ट है, कैनेडियन लेफ्ट है, ये भारत का परसेप्शन, भारत का भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते, मगर भारत का परसेप्शन जरूर बिगाड़ सकते हैं और बिगाड़ रहे हैं। इसलिए कि भारत की तरफ से जो हमने पहले बात की, या डायस्पोरा की तरफ से कोई इफेक्टिव काउंटर नहीं है इस सारे के सारे। इसी श्रृंखला में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, इसको हम थोड़ा सा अब से बाहर निकल के बात करते हैं। एक नया परसेप्शन शुरू हुआ है कि मोदी जी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र के क्या कंटेंट होते हैं वो कभी किसी ने समझने की कोशिश नहीं की है, कि जब एक्चुअली ये हिंदू राष्ट्र होता था, तब यहाँ से जो भी बाहर से आक्रमणकारी आए, शक आए, गुण आए, कुषाण आए, वो सब खुद यहाँ की संस्कृति में समा गए, खुद हिंदुस्तानी हो गए, हिंदू हो गए। तो ये जो एक परसेप्शन है कि हिंदू राष्ट्र होना मतलब एंटी नॉन हिंदू, ये परसेप्शन वहां की संस्कृतियों में, वेस्ट की संस्कृति में कितना स्ट्रॉन्ग है, या इसको सिर्फ आज की सरकार से जोड़ा जा रहा है, या आरएसएस से जोड़ा जा रहा है, या मोदी जी से जोड़ा जा रहा है? इस परसेप्शन में कितनी स्ट्रेंथ है, इस पे बताएं।
देखिए, आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र क्या होता है, ये इनको समझ नहीं पा रहे। मैं ये कहूँगा कि हम इनको समझा नहीं पा रहे। बहुत बड़ा फ़र्क है। हमने अब तक कभी कोशिश ही नहीं की कि सनातन है क्या? हमारे सनातन में योगा उसका हिस्सा है जिसको आप यानी वेस्टर्नर्स वो शाम सेलिब्रेट करते हैं, ये उससे जुड़ा हुआ है। फॉर इंस्टेंस हमने तो कभी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं, कुछ समझाया ही नहीं। हम तो ये समझते हैं कि बस हम आपस में ही आपस की बात करते रहें। उसका इफ़ेक्ट आपस में तो होता है, लेकिन वर्ल्ड वाइड कैसे होगा? अब क्योंकि हमने इनको कभी समझाया ही नहीं कि हिंदू राष्ट्र होता क्या है, तो इनको ये पता है वेस्ट में, दावे से मैं कहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र ये समझते हैं कोई तालिबान की तरह की और वो कोई हुकूमत होगी। ये यहाँ पे एक परसेप्शन है और आरएसएस के बारे में यहाँ पर ये परसेप्शन है कि ये कोई अलकायदा जैसे हैं। अब मैं इनको बार-बार जहाँ कहीं मेरा ज़ोर चलता है, जहाँ कहीं मैं कहीं चाय पे कहीं बैठता हूँ, अपने वेस्टर्न जर्नलिस्टों के साथ अगर कहीं ये नहीं, चर्चा क्या ये चली पॉपुलर वहाँ परसेप्शन है? आरएसएस के बारे में ये पॉपुलर परसेप्शन पॉपुलर है? पॉपुलर परसेप्शन आप देखिए यहाँ से इस बात से अंदाज़ा कीजिए, और अमेरिका हिंदुत्व में, के बारे कनाडा में, में हमारे डायस्पोरा हिंदुत्व के बारे कनाडा, में दोनों अमेरिका को में साथ लेकर चलिए। हिंदुत्व भी जी, 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 दोनों। जी, देखिए अमेरिका में, कनाडा में हमारे मिला के 5 मिलियन के करीब डायस्पोरा के लोग रहते हैं और वो एचएसएस वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आरएसएस से मिलता हुआ है। वो उसके गेट टुगेदर्स भी होते हैं जहाँ स्पिरिचुअलिटी की बात होती है, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स की बात होती है, सेवा की बात होती है, मगर वो भी उन स्टडी क्लब्स का नाम आरएसएस नहीं रखते, इतने शाही हैं। मैं उनसे कहता हूं कि अलकायदा तो यहाँ पे बैन है, नहीं रखना चाहिए, वो बुरा है नाम और वो उनका काम भी बुरा है, मगर आरएसएस रखने में क्या हर्ज है जबकि आप सब उसके आइडिया से सहमत हो? तो वो नहीं रखते, शाये हैं कि शायद ये जो बुरा नैरेटिव भारत से चला हुआ है यहाँ तक का, वो अच्छा नहीं है तो हम इसको एचएचएस कर दें, तो इस तरह वो करते हैं, हिंदू समथिंग करके वो। तो उनके सारे के सारे विचार आरएसएस के हैं जो बहुत बढ़िया हैं। मैं खुद अपने आप को ओपनली आरएसएस का प्रचारक समझता हूँ, भगत समझता हूँ, इसलिए कि मैं दिल से कन्विंस हूँ। मेरी तो उनसे कोई मुलाकात भी नहीं है, उनके किसी लीडर से भी बात भी नहीं होती, लेकिन मैं दिल से कन्विंस हूँ कि इनके यहाँ इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स है। मगर आफ्टर ऑल वो वही जो बात आपने की कि हम क्या ये समझ नहीं पा रहे वेस्टर्नर्स, मैं ये कहता हूँ हम समझा नहीं पा रहे। क्या नेटफ्लिक्स पे आज के मॉडर्न जमाने में चीजें समझाएंगे ना? क्या नेटफ्लिक्स में कोई ऐसी सीरीज है जो आरएसएस के बारे में बताए कि उनकी सेवा, उनके यहाँ इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स क्या रहा है? मोदी जी को आरएसएस के साथ जोड़ते हैं, आज की बीजेपी को वेस्टर्नर आरएसएस के साथ जोड़ते हैं, तो क्या मोदी जी की लाइफ स्ट्रगल के बारे में हमने नेटफ्लिक्स पे कोई सीरियल बनाए हैं? एक मूवी बनी थी, वो इलेक्शन के लिए सिर्फ थी और वो मैंने देखी भी थी, ठीक थी, वो बहुत इंप्रेसिव नहीं थी, लेकिन वो भी नेटफ्लिक्स पे नहीं है इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। तो क्या हम जो बॉलीवुड की दुनिया के लोग हैं, दुनिया की दूसरी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री का हम घर हैं, तो हम नेटफ्लिक्स पे अपना वो डेली क्राइम्स के नाम से हमारे सीरियल आते हैं या वो इंडियन डिटेक्टिव के नाम से आते हैं, वो तो आ जाते हैं हल्के फुल्के, लेकिन क्या हमने अपने जो राष्ट्र है उसको बताने के लिए, समझाने के लिए कोई हमने वर्ल्ड वाइड काम किया हुआ? आप यकीन कीजिए आज की दुनिया अमेरिका कनाडा में है क्या? audible.com अमेज़न की किताबें सुनने की ऑडिबल की ऐप है जो अमेरिका कनाडा में मिलियंस एंड मिलियंस लोगों ने डाउनलोड की हुई है। मैं मोदी जी पर कोई एक किताब वहां पे नहीं ढूंढ सका, बड़ी मुश्किल से मुझे एक किताब मिली, अच्छी किताब है, हमारे वो स्वपन दासगुप्ता भाई जी की, कि वो भारतीय माता की किताब। मैंने शुक्र किया कि कोई एक किताब तो मुझे मिली जो ढंग की किताब है। अच्छा, हमारी कोई ना कोई रिलीजियस किताब मिल जाएगी, उससे
यहाँ की जो जनता है उसको कोई लेना देना नहीं है। उसको तो हमने मॉडर्न लैंग्वेज में, मॉडर्न इश्यूज, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में जो हमारा हिंदुत्व का एक बहुत ही प्यारा सुंदर इमेज है जो यहाँ बिगड़ा हुआ है, शुरू से बिगड़ा हुआ है, चाहे वो क्रिश्चियन मिशनरीज के जमाने से अब तक। लेकिन हमने उसमें उनको समझाने में क्या एफर्ट की है? हमने ये जो मॉडर्न टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं, जैसे मैंने audible.com की बात की, जैसे ये हमारा नेटफ्लिक्स है या यूट्यूब पे कितना कंटेंट है हमारा वहां पे इस तरह का मॉडर्न लेवल में इंग्लिश में बना हुआ, जो इनको बताए कि राष्ट्र होता क्या है। तो अभी एक आर्टिकल अगर छपा सादा शब्दों में, वो एक पाकिस्तानी बैकग्राउंड के खालिद उमर का छपा कि क्या मतलब वो ये मेरे सामने पड़ा हुआ है कि व्हाट इज रॉन्ग इन इंडिया बिकमिंग अ हिंदू राष्ट्र। कितने सिंपल शब्दों में, बिल्कुल सिंपल शब्दों में, सिंपल स्टैटिस्टिक के साथ उन्होंने बात बोल दी। खालिद उमर जी का ये आर्टिकल मैंने सुना है कि भारत भर में वायरल हो रहा है। तो अगर एक पाकिस्तानी बैकग्राउंड का मेरी तरह का आदमी, खालिद उमर जिसका नाम है, 3 पेजेस का एक आर्टिकल लिखता है और वो सारे भारतीय दिल से लगाते हैं और उनको बात समझ में आती है, तो भारत में जो 1.3 बिलियन लोगों का कंट्री है, जहां 1 बिलियन के करीब हिंदू बहन भाई बसते हैं, वहां से इस तरह की एफर्ट्स क्यों नहीं आती? ये तो मतलब कोई बड़ी बड़ी कोई हिस्टोरिक बुक्स आ जाएंगी, जो कोई अमेज़न पे चांद एक मिलती भी होगी, मगर उनको मॉडर्न शब्दों में, आज की मॉडर्न लैंग्वेज में आसान करके, कंसाइज करके, प्रिसाइज करके ऐसी एफर्ट्स क्यों नहीं होती? नेटफ्लिक्स पे ऐसे सीरीज क्यों नहीं आते? आरएसएस को छोटी ऑर्गेनाइजेशन, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी हिस्ट्री, जिसके काम, इस पे तो 50-50 एपिसोड्स के सीरियल नेटफ्लिक्स पे आ जाने चाहिए। मुझे आप सेवा दीजिए, मैं एक स्क्रिप्ट लिख देता हूँ। मैं भारत आके कोविड के बाद बैठ जाऊंगा आके, मैं एक मॉडर्न लैंग्वेज में स्क्रिप्ट लिख दूंगा। वहां के इतने महान पत्रकार हैं, आप जैसे डॉक्टर नीरजा बहन जी, उन सब, हम सब मिलके ये काम कर सकते हैं। हम ये सिर्फ आरएसएस को नहीं बता रहे, मगर चूंकि आरएसएस को ब्रैकेट किया जाता है राष्ट्र के साथ, क्यों ना हो ब्रैकेट, होना चाहिए। आरएसएस का जो काम है वो बहुत ही महान काम है, वो सामने आए। फिर जो हमारी हिंदू सिविलाइजेशन का पूरा जो अब तक का सफर है, वो रामायण की हमारी स्टोरीज जो है वो हमारे लिए तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन वेस्टर्नर्स के लिए या तो हम उनके स्टाइल में इनको जरा मॉडर्नाइज करके करें, आज के करेक्टर डाल के तरीके के साथ चलें। तो हमें ये सब चीजें सोचनी होगी कि जो आपका क्वेश्चन है कि ये समझ नहीं पाते, मैं फिर जोर देता हूं कि हम इनको समझा नहीं पा रहे, जी जी जी। हम इन तक अपना मैसेज ही पहुंचा नहीं पाते। बहुत बहुत जी ज्यादा आपने इम्पोर्टेंट सेगमेंट्स इसमें उत्तर में दिए हैं और सारे बहुत ज्यादा जरूरी हैं और शायद इमरजेंट भी हैं। एक अंतिम प्रश्नों की तरफ चलूंगी। कुछ जी यूनिवर्सिटीज हैं, इन यूनिवर्सिटीज में कुछ चेयर्स हैं, वो चेयर्स फंडेड बाय इंडियन कॉरपोरेट्स हैं और उसके बावजूद वो, उनका काम कई बार प्रो इंडिया नहीं दिखता। कई बार वहां से ऐसी रिपोर्ट्स आती है, फिर जब उनका सरकारी तौर पे विरोध होता है तो वो यूनिवर्सिटी उस रिपोर्ट से खुद को अलग कर लेती है और फिर रिसर्चर के सिर पे डाल देती है। अभी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट आई थी थोड़े दिन पहले, उसके बाद भी दूसरी एक रिपोर्ट हॉपकिंस के दोबारा भी आई है। तो ये जो यूनिवर्सिटीज में आप जो कह रहे हैं थिंक टैंक हैं, थिंक टैंक दोनों तरफ के हैं, अपने भी हैं जो राइटिस्ट हैं, लेफ्टिस्ट भी हैं, कुछ सरकारी भी हैं। ये जो थिंक टैंक्स हैं या फिर भारत के जो पत्रकार हैं, जैसे या अभी नया आया अरुंधति राय का एक बड़ा स्टेटमेंट आ गया जो कि बड़ा ही मिसमैच्ड स्टेटमेंट है, उसमें कोई तथ्य ही नहीं है। बरखा दत्त है, राजदीप सरदेसाई है, ये इन लोगों का वहां के जो एक वर्किंग यूथ है या वर्किंग माइंड है, वो किस तरह अपना परसेप्शन क्रिएट करता है? क्या वो अपने दिमाग में प्रश्न नहीं उठाता? क्या वो अपने दिमाग से काउंटर करके तथ्यों की जांच नहीं करना चाहता? जो कुछ परोसा जा रहा है उसको ही एब्जॉर्ब कर ले रहा है?
ये क्या ऐसी सोसाइटीज में हम जा रहे हैं, या कि उनको काउंटर करने के कोई रीजंस नहीं मिलते? क्या क्या वजह है? देखिए, हमें ग्राउंड रियलिटीज को समझना होगा और अपने आप के साथ ऑनेस्ट भी होना पड़ेगा। अगर हम ये समझें कि आज की मॉडर्न दौर में, इंटरनेट के दौर में, जहाँ नॉलेज बहुत ही हर जगह पाया जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, तो उल्टा काम हो रहा है। अब हम इंफॉर्मेशन एंजाइटी के दौर में रह रहे हैं। इतना कंफ्यूजन है हर बात में। किसी को अच्छी इंग्लिश आती हो, अच्छी फ्रेंच आती हो, उससे क्रिटिकल थिंकिंग तो अच्छी नहीं होती ना, वो तो एक भाषा होती है। तो क्रिटिकल थिंकिंग अब इंटरनेट के ज़माने में और ख़राब होती जा रही है। रिसर्च का जो है जो एक एटीट्यूड वो ख़त्म होता जा रहा है। अब बहुत चीज़ों को सामने की फेस वैल्यू पे ही परखा जाता है, यहाँ अमेरिका में भी, वेस्ट में भी, ओवरऑल, जैसा कि भारत में भी ऐसा हो रहा है। आप कुछ पत्रकारों के नाम ले रही थी, आप बिल्कुल वो परसेप्शन बनाते हैं उस तरह के पत्रकार। आप ये देखिए कि जब सीएए के खिलाफ कनाडा और अमेरिका में भारतीयों ने विरोध किए, चलिए जो इस्लामिस्ट भारतीय एलिमेंट है उनको हम एक तरफ रखते हैं, जो हमारे अपने ही हिंदू बहन भाई थे, उन्होंने इस तरह के, मेरे पास वो वीडियो क्लिप्स हैं जिसमें उन्होंने कह रहे हैं बच्चे, यहाँ के बॉर्न बच्चे, को राधिका नाम है किसी का, कुछ इस तरह के, जो अब यूनिवर्सिटियों में हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि बहुत हमें चिंता है इस बात की कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, एक रेसिस्ट कंट्री बनने जा रहा है, वो ये कह रहे हैं बच्चे। और जब उन बच्चों की बात, मेरे बच्चे जो मुस्लिम बैकग्राउंड, वो वैसे तो वो इस्लाम को जानते ही नहीं है, वो तो बिल्कुल, लेकिन वो भी जब सुनते हैं तो वो भी कहते हैं कि अगर राधिका ये कह रही हैं तो फिर तो ठीक ही होगा ये बात, फिर तो गलत बात नहीं होगी। तो परसेप्शन यूं बन रहा है। अब वही मैंने जैसे कहा, इसका सोल्यूशन ये तो है, ग्राउंड रियलिटी ये है। सोल्यूशन ये है कि हमारे थिंक टैंक ये बात करेंगे, हमारे बच्चे या कोई और यहाँ पे रहने वाले लोग नहीं सुनते। थिंक टैंक की बात तो बहुत कम लोग सुनते हैं, मीडिया छापेगा, उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, इमीडिएट नहीं होता। इमीडिएट इफेक्ट जो है नेटफ्लिक्स है, इमीडिएट इफेक्ट जो है यूट्यूब है, इमीडिएट इफेक्ट जो है audible.com है। फॉर इंस्टेंस मैं मिसाल दे रहा हूँ, हमें यहाँ पे थिंक टैंक्स को लगाने की भी जरूरत नहीं है। हम यूट्यूब पे अपना टीवी चैनल क्यों नहीं शुरू करते इंग्लिश में, गोरों को लेके, यहाँ पे जो हमारे अपने बच्चे हैं उनको लेकर, जो 24 घंटे, अच्छा मॉडर्न प्रेजेंटेशन हो। हमारे डायस्पोरा के टीवी जो होते हैं ना, वो इतने होते हैं कि उसको आप 2 मिनट बाद बोर हो जाते हैं, उनका ग्राफिक अच्छा नहीं है, वो नहीं चलेगा। यहाँ पे यहाँ का ही स्टाइल चलेगा, फर्स्ट क्लास ग्राफिक हो, फर्स्ट क्लास प्रेजेंटेशन हो, फर्स्ट क्लास फेसेस हो, लैंग्वेज का एक्सेंट जो है वो वैसा ही हो, और उसके साथ साथ हम फैक्ट्स अपने बताएं, क्योंकि हमारे फैक्ट्स कहीं पहुंचते ही नहीं है, हमारे अपने दिलों में रह जाते हैं, हमारी अपनी बैठकों में रह जाते हैं। अच्छा, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम आज से तय कर लें कि नेटफ्लिक्स पे सीरीज बनाने हैं, और प्रोफेशनल बेहतरीन प्रेजेंटेशन के साथ। ऑफ कोर्स नेटफ्लिक्स तो लेगा ही नहीं जब तक एक खास तरह की स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ना हो, मगर क्या हम नहीं कर सकते? क्या हमारे पास सोर्सेज नहीं है? अगर हम नहीं कर सकते और हमारे पास सोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज इकट्ठे नहीं कर सकते, तो फिर ये हम परसेप्शन की जो जंग है ये हम हार चुके हैं, खत्म है बात। अब हम परसेप्शन की जंग के जमाने में जी रहे हैं। चाहे जो आपने बात शुरू की थी, बीसी हो, बिफोर कोरोना हो, चाहे आज का ड्यूरिंग कोरोना हो, मैं इसमें ये कहूंगा, चाहे आफ्टर कोरोना हो, इस सारे जमानों में अब एक ही जंग चलेगी, वो है परसेप्शन की। अगर हम इसी के साथ मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि ये तो का परसेप्शन है, लेकिन एक जाहिर परसेप्शन भी है, और उस जाहिर परसेप्शन से ये निकल कर आता है कि मोदी जी इस समय विश्व के टॉलेस्ट लीडर्स में से एक हैं, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत है, उनकी पॉपुलैरिटी बहुत है, लोगों को उन पर विश्वास भी बहुत है। तो एक ये भी परसेप्शन है, ये भी एक सच्चाई है, खाली परसेप्शन ही नहीं है, बल्कि ये
एक तरह के टेस्टेड फैक्ट्स हैं कि इतना नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट करे जाने के बावजूद मोदी जी की या भारत की जो छवि है वो लार्जर देन लाइफ बन के निकल कर आई है। तो ये जो एक परसेप्शन है फॉर मोदी जी, क्या ये वहां के जनमानस पे असर डालता है, या मोदी जी जो कहते हैं उस बात को वहां उतनी ही शिद्दत से सुना जाता है, उस पर भरोसा किया जाता है? ये क्या आपको सामाजिक रूप से क्या लगता है? देखिए, बात यह है कि इसमें मैंने शुरू में भी कहा था कि मोदी जी ने जो परसेप्शन क्रिएट किया उससे तो हमें कोई इनकार नहीं, मगर वो तो सारे का सारा परसेप्शन मोदी जी ने क्रिएट किया ना। हमने क्या क्रिएट किया परसेप्शन? चलिए, हमने कुछ नहीं किया। अब असल आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि मोदी जी की इतनी ग्रेट एफर्ट्स की वजह से या भारत की जो एक अलायंस की नीड है पूरी दुनिया को, उस अलायंस की नीड की वजह से के बावजूद, बल्कि मैं यूं कहूंगा के बावजूद, दुनिया में, यहाँ की दुनिया में हमारा परसेप्शन सामाजिक लेवल पे क्या है, वो यहाँ के मीडिया ने हमारे बिल्कुल खिलाफ किया हुआ है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। यहाँ का मीडिया सिर्फ भारत की या हिंदुत्व की परसेप्शन तो खराब रखे ही हुए है, इवन मोदी जी के परसेप्शन खिलाफ रखे हुए हैं। लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल जो गवर्नमेंट मशीनरीज है उसमें तो वो मैंने शुरू में भी बीच में भी कहा कि कोई बहुत इफेक्ट नहीं करता, लेकिन यहाँ पे पब्लिक लेवल पे वो बहुत इफेक्ट कर रहा है। और कल कला को कह लीजिए कि यहाँ पे गवर्नमेंट बदल जाती है, ट्रम्प साहब नहीं रहते, डेमोक्रेट्स आ जाते हैं, वो परसेप्शन भी बदलेगा, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी बदलेगा। फिर यूके में या और कंट्रीज में गवर्नमेंट्स चेंज होना शुरू होती हैं तो उसमें भी इफेक्ट होगा। लेकिन मोदी जी ऐसी एक पर्सनालिटी है जो शायद संभाल लें, मगर सवाल यह है कि मोदी जी कब तक अकेले ही ये काम करते रहेंगे? क्या हमने सोचना है कि मोदी जी से बाहर भी हमें भी कुछ अपना काम करना है? फिर मैं जोर देता हूं इस बात पे कि मोदी जी की जो इतनी बड़ी एफर्ट्स हैं जिससे गवर्नमेंट्स टू गवर्नमेंट तो एप्रिसिएशन जरूर है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वर्किंग रिलेशनशिप भी बहुत बढ़िया है, इसमें कोई मुझे दो राय नहीं है, मगर जो सामाजिक और जो मीडिया परसेप्शन और जो कम्युनिटीज का और जो खास तौर पर हिंदुत्व का और हिंदू राष्ट्र का जो परसेप्शन है समाज की सतह पे, वो टोटल नेगेटिव है, टोटल नेगेटिव है। उसको ठीक करने के लिए वही जो मैंने पीछे बातें की, वही बातें हमें करनी होंगी। मेरी अपनी राय बड़ी साफ और क्लियर है इन बातों में। इस पूरे कोरोना के कैओस ने हमें एक बात सिखाई है, जब हम लोग लॉकडाउन में रह रहे हैं, कि दरअसल जीवन जीने के लिए बहुत ज्यादा जरूरतें नहीं है, हम मिनिमम चीजों से भी अपनी जिंदगी चला सकते हैं। और भारत हमेशा प्रकृति की तरफ और प्राकृतिक जो कुछ हमारे पास साधन है उनसे अपना जीवन चलाने में समर्थ रहा है। ग्रामीण यहाँ के जो क्षेत्र है बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट पे चलते रहे हैं। क्या इस जीवन पद्धति को, जो भारत की जीवन पद्धति है, प्राकृतिक हो गई या इंडिजिनस हो गई, इसको कितनी एक्सेप्टेंस वेस्ट में मिल सकती है? ये क्वेश्चन के रूप में आया है, मैं एक दर्शक के क्वेश्चन को आपको आगे पहुंचा रही हूँ कि भारत की जो पर्यावरण के लिए, एनवायरनमेंट के लिए जो हिंदू दृष्टि है या हिंदू जीवन पद्धति है, जैसे आपने देखा कि सबने नमस्ते को अपनाया, पूरे विश्व ने सोशल डिस्टेंसिंग में, या ऐसे और भी आए हैं हमारे सामने, तो इनको कितनी एक्सेप्टेंस है आपको लगता है वेस्टर्न वर्ल्ड में जो इंडियन वे ऑफ लिविंग है उसको? देखिए, जो इंडियन वे ऑफ लिविंग है उसकी तो अच्छी परसेप्शन है। जैसे हमने नमस्ते का देखा, यूरोप में नमस्ते का हुआ एक रिकग्निशन कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। अमेरिका में कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। हमने भारत में तो ये सीखा कि कितने कम रिसोर्सेज में भी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, इसलिए कि हम तो ये सीख रहे हैं जब से हम पैदा हुए हैं, हम तो कंटेंट लोग हैं हम तो। लेकिन यहाँ अमेरिका में, कनाडा में तो ये जब से कोविड का आया, इमरजेंसी नाफिज हुई तो ज़्यादा पैसों की बात हुई, गवर्नमेंट ने ज़्यादा पैसे लोगों को खुद ही देने शुरू कर दिए, हालांकि पैसों की इतनी ज़रूरत नहीं थी।
मगर हमने उल्टा देखा यहाँ पे कि मतलब गवर्नमेंट्स ने कहा कि अच्छा आप आपके हर घर में हम इतने पैसे आपके बैंक अकाउंट्स में डाल देंगे, आप फिक्र ना करें, चिंता ना करें। तो वो हमारी अब इकोनॉमीज का अमेरिका और कनाडा का इसके बाद क्या हाल होता है, इस पे तो बाद में हमें पता चलेगा, ये जो हम इतने नोट छाप रहे हैं। लेकिन भारत में तो अच्छा रियलिस्टिक हुआ। जो भारत में कंटेंट एक हमारा अपना इनबिल्ट बिहेवियर है, उससे तो हमारे लिए बहुत आसानी हुई भारत में भारतीयों को रहते हुए इस सारे में। यहाँ पे अमेरिका और कनाडा में कोई इसकी एप्रिसिएशन डायस्पोरा के लेवल पे तो हुई होगी, मगर मैस लेवल पे नहीं हुई। कहीं मुझे, जैसा मैंने शुरू में भी कहा, मीडिया में नजर नहीं आ रही। यूरोप में हुई, ये मैंने शुरू में भी कहा था, यूरोप में हुई। चूंकि यूरोप करीब भी है, यूरोप जरा ज्यादा जुड़ा हुआ भी है, तो वही बात कि क्या ये चीजें आज के समय में लोग खुद से समझ लेते हैं, ये समझानी पड़ती है। खुद से समझने वाला काम मुझे तो बहुत कम नजर आता है, समझाना ही पड़ता है। ये लेफ्ट ने जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया हुआ है, वो बार बार करने से ही हुआ है। बाकी ये कि इंडियन वे ऑफ लाइफ को कितना अप्रिशिएट किया जाता है। इंडियन वे ऑफ लाइफ की, जैसे हमारे हर्बल मेडिसिन हैं, या जैसे योगा है, या हमारी करीज का, स्पाइसेस का, या हमारे डांसेस का जो है, ये तो पहले से ही है। ये तो मगर इसको अनफॉर्चुनेटली मोदी जी जो इसके प्रचारक हैं इन सब चीजों के, नेचुरल वे ऑफ लाइफ के, उसके साथ नहीं जोड़ते। ये भारत के अपने ही साथ जोड़ते हैं कि ये तो वो है। वो यही कहेंगे कि योगा, अब तो यहां तक कहते हैं क्रिश्चियन योगा, ये भी एलिनेशन शुरू हो गई, मुस्लिम योगा की टर्म आना शुरू हो गई। यानी अपने आप को एलिनेट करना। योगा, जहां से योगा निकला, जो हिंदुत्व का पार्ट एंड पार्सल है योगा, उससे भी योगा को निकालने की एक कोशिश शुरू हो गई। ये खास तौर पर इन दिनों हुआ, यानी मोदी जी और बीजेपी के खिलाफ एक इनडायरेक्ट मैसेज देने के लिए कि हम अपना योगा भी बना सकते हैं। हम योगा को आपके साथ नहीं जोड़ना चाहते, हम उसको मुस्लिम योगा भी कर सकते हैं, हम उसको क्रिश्चियन योगा भी कर सकते हैं। शायद आपने ये टर्मिनोलॉजी भारत में सुनी हो, मगर यहाँ पर ये अब चल रही है और ज्यादा चलना शुरू हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। दो क्विक क्वेश्चंस हैं। एक हमारे दर्शक हैं करुणा शंकर ओझा जी, और दूसरे गणेश पाटिल जी के, जो दोनों के प्रश्न लगभग समान हैं। प्रश्न ये है कि क्या हम एक जायंट मीडिया हाउस जैसे सीएनबीसी है, इस तरह का, क्या हम ग्लोबल इंडियन मीडिया जायंट ऐसा कुछ खड़ा कर सकें इन नैरेटिव्स को काउंटर करने के लिए? और जो दूसरे हमारे इस समय प्रतिभागी हैं करुणा शंकर ओझा जी, उनका कहना है कि आप सोचते हैं कि कुछ 25-30 पत्रकार ऐसे हैं जो इंडिया एंटी इंडिया नैरेटिव बना रहे हैं, तो उसके सामने क्या हम 40-50 लोगों का एक समूह बनाकर उसको काउंटर करें तो वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी क्या? तो ये दो प्रश्नों का उत्तर आपसे। देखिए, ये बिल्कुल पॉसिबल है और ये तुरंत होना चाहिए। जहां ये बात है कि 20-25 के मुकाबले में हम 40-50 ला सकते हैं, हम 100-200 भी ला सकते हैं, मगर हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म तो हो, कोई मीडिया तो हो। अब आज के ज़माने में मिर्जा बहन जी, इतना इजी हो गया है बनाना। आज से कोई 10-15-20 साल पहले एक इंटरनेशनल लेवल का मीडिया आउटलेट बनाना बहुत एक्सपेंसिव होता था। आज के समय में अगर वो तब, मैं ऐसे ही कहता हूँ, अगर उस पर $100 मिलियन लगते थे, तब वो शायद $10 मिलियन का काम होगा और वो उससे ज्यादा इफेक्टिव होगा। बिल्कुल ये पॉसिबल है। हमें रिसोर्सेज पूल करने चाहिए, सबको पूल करने चाहिए। सबसे पहले मैं आगे आऊंगा, जो भी मैं उसमें $2-4-20 डाल सकूंगा, सबसे पहले मैं उसमें डालूंगा। हम सबको पूल करना चाहिए और इस प्लेटफॉर्म की जो है तो फाउंडेशन रखनी चाहिए। अब हमें बातें करने का समय खत्म हो गया है, अब हमें एक्शन लेने की तरफ आना है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। और जब प्लेटफॉर्म होगा 10-20 तो क्या, हम 50-100-200 पत्रकार लाएंगे और फिर ये काफिला ऐसा है कि जब ये बन गया तो फिर ये बढ़ता चला जाएगा। नहीं, आपने ये जो आखिर में कहा, ये वाकई पूरे षड्यंत्र को तोड़ने का
ये एक बहुत बड़ा जरिया हो सकता है, क्योंकि षड्यंत्रकारी दो एक नैरेटिव ही लेते हैं, उनके पास ज्यादा मुद्दे नहीं होते हैं, जी लेकिन उन दो तीन मुद्दों को ही वो कितनी तरह से प्रेजेंट करते हैं और कितने दिनों तक और किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, ये बहुत हमारे लिए देखने वाली एक बात है। ये एक एक प्रश्न और आया है अभी कि जिस तरह से यूएसएसआर के विघटन से पहले हम देखते थे बहुत बड़ा लेफ्टिस्ट का एक जमावड़ा पूरे विश्व में एक तरह से फैला हुआ था, ये यूएस में कैसे इतने लेफ्टिस्ट हैं? ये लेफ्टिस्ट है या एंटी राइटिस्ट है या कि एंटी ट्रम्प है? इनको मैं इस प्रश्न को थोड़ा घुमा के आपसे पूछ रही हूँ। देखिए, विपिन अमेरिका पांडे में जी है, और डॉक्टर वेस्ट विपिन पांडे, उनका प्रश्न है, मगर थोड़ा मैंने ऐड कर दिया है उसमें अपनी तरफ से, और इनको जी जी ठीक है, थैंक यू डॉक्टर विपिन भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, लेफ्ट में, सॉरी वेस्ट में जो लेफ्ट का एक एलिमेंट है वो वाइट गिल्ट के साथ जुड़ा हुआ है, जो कॉलोनाइजिंग की वेस्ट में अनटिल सेकेंड वर्ल्ड वॉर मैं कहूँगा, और उसके बाद अब तक कहीं कहीं इनडायरेक्ट होती है उनकी कॉलोनाइजेशन की कोई ऐसी स्टूपिड सी अब एफर्ट, जैसे हमने इराक वॉर में देखा या जैसे अफगानिस्तान में देखा, जिसमें वेस्ट अपना पैसा भी ज़ाया करता है, अपने लोग भी मरवाता है और अपने ऊपर ब्लेम भी लेता है और इसके हाथ भी कुछ नहीं आता। और ये वेस्ट का एक नई एटीट्यूड है in terms of not understanding China, for instance, not in terms of understanding Muslim world at all, खासतौर पर इस्लामिस्ट कंट्री जो है, वेस्ट को समझ ही नहीं आती इनकी। वेस्ट फिर अपने तौर पर, और अमेरिका चूंकि इनका चैंपियन है और इनका हेड है, तो अमेरिका में इस सारे के रिएक्शन में फिर एक सोसाइटी में एक लाजमी एक्शन और रिएक्शन एक लाजमी होता है अमर, तो फिर एक वाइट गिल्ट पैदा होता है। गोरे को मेरा भी वैसे आखिर में नाम गोरा है, उसकी वजह कुछ और है, लेकिन जो वाइट आदमी है, जो गोरा है, उसको रेसिस्ट का लेबल वो उसको अच्छा नहीं लगता। तो वो रेसिस्ट का लेबल लेने से पहले ही प्रीएम्प्टिव अपने आप को प्रोग्रेसिव लेफ्ट बताता है। वो कहता है कि मैं तो बहुत मल्टीकल्चरल हूँ और मैं सबको गले लगाऊंगा। अच्छा, ये अलग बात है कि यहाँ के जो लेफ्ट की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेफ्ट के जो लोग हैं, जो इंटेलिजेंसिया है, मेरा उनसे बहुत वास्ता रहता है, राइट से भी रहता है, तो वो जो लेफ्ट के लोग हैं, वो जो गोरे वोरे यहाँ के जो लेफ्ट के जो मल्टीकल्चरलिस्ट हैं, वो हो नहीं पाते अंदर से, दिल से वो वही अपने ही वाइट कल्चर के रहते हैं, लेकिन उनको प्रिटेंशन का बहुत शौक है, वो अपनी उसी प्रिटेंशन में मारे जाते हैं। प्रिटेंशन का ये खतरा होता है कि प्रिटेंट जब आप कर रहे होते हैं तो आप किसी चीज को असल से भी ज्यादा करते हैं। यानी आपने इस्लामिस्टों को सपोर्ट करना है एक लेवल तक, तो आपने प्रिटेंड करना है, तो आपने वो फिर खुद ही इस्लामिस्ट बन जाते हैं एक तरह से जाके। तो ये इतनी हद तक प्रिटेंशन, ये एक साइकोलॉजी का प्रॉब्लम है, सिंपल कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। जी जी ये एक साइकोलॉजी के बीच में मिली हुई है। अच्छा, फिर जितने ये सिविल लिबर्टीज के ग्रुप हैं, जितने ये ह्यूमन राइट्स के ग्रुप हैं, ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट के पास चले जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब मैं आया था कनाडा 21 बरस पहले, तो मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की तलाश में आया था, क्योंकि पाकिस्तान में मेरे पास वो नहीं था, इसलिए मैंने छोड़ा था, मैं फिर वापस नहीं गया पाकिस्तान। तो जब मैं आया तो मुझे लेफ्ट ने गले लगाया, लेफ्ट ने मुझे कहा कि आपको प्रॉब्लम है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, हम बोलें, आप क्या बोलना चाहते हैं बोलें। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मुझे लेफ्ट नहीं गले लगा। जब मैं यहाँ आया था तो मेरे आने के 1 साल बाद सलमान रुश्दी जी यहाँ विजिट कर रहे थे, कनाडा का, यूके में वो रहते थे तब, अभी भी शायद यूके में रहते हैं। जब वो यहाँ विजिट कर रहे थे तो लेफ्ट की ऑर्गेनाइजेशन जैसे पेन कनाडा है, जैसे राइटर्स एसोसिएशन ऑफ कनाडा है, या कैनेडियन जर्नलिस्ट फॉर फ्री एक्सप्रेशन है, इन सब ने मिलके कार्यक्रम किया सलमान रुश्दी साहब, और मुझे भी उसमें बुलाया। उन्होंने कहा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हम गारंटर हैं। तब ये लेफ्ट था। फिर मैंने 4-5 साल बाद देखा, मुझे कैनेडियन जर्नलिस्ट फॉर फ्री एक्सप्रेशन वालों ने कहा, ताहिर कि आप मुसलमानों को, आप मुस्लिम्स को बहुत ऑफेंड करते हैं, यू आर नॉट डूइंग राइट। मैंने कहा ये चेंज कैसे आ रहा है?
चूंकि इमिग्रेशन बढ़ रहा था, कम्युनिटीज आ रही थी, तो मुस्लिम जो थे कुछ न्यूज़पेपर के पत्रकार मेन स्ट्रीम के, वो पेन कनाडा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आ गए। सलमान रुश्दी जी आए, तो वो सलमान रुश्दी जी को जैसे भारत में जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में एक दफा बुलाया तो फिर उनको कहा कि आप नहीं आ सकते, नहीं आ प्रोटेस्ट हुआ, सकते। तो यहाँ पर वी डोंट नो सलमान रुश्दी, हम जानते ही नहीं है, ये तो रेसिस्ट हैं। अब ताहिर गोरा भी रेसिस्ट है लेफ्ट की नजर में, तारिक फतेह जी भी रेसिस्ट है लेफ्ट की नजर में, ठीक है। तो ये एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स इशू है। तो वेस्ट में लेफ्ट जो पहले प्रोग्रेसिव होता था, वो अब जो इस्लामिस्ट हैं उनके साथ चला गया, और रेडिकल लेफ्ट जो फाशिस्ट थे उनके साथ जा गया। और फिर जब से यहाँ पे जैसे कनाडा में कंजर्वेटिव की गवर्नमेंट 9 इयर्स रही, तो लेफ्ट बहुत अपसेट था। अब यूएसए में वो ट्रम्प से अपसेट है। इसी तरह यूरोप में लेफ्ट राइट की कुछ गवर्नमेंट्स आई, ब्राजील में गवर्नमेंट है, तो उससे लेफ्ट यहाँ का और रेडिकल हो गया। तो अब जी, मतलब वो जो लेफ्ट जिसने पहले मुझे सलमान रुश्दी को गले लगाया था, अब उसी लेफ्ट की पॉलिटिकल पार्टीज के जो करता धरता है वो बुर्के वाली औरतें हैं जो कनाडा और अमेरिका में रहती हैं। नहीं, वो तो ठीक है, मैं स्वाभाविक उनसे है, कहता क्योंकि हूं आप आप जेंडर सेग्रीगेशन को सपोर्ट कर रहे हो, आप लेफ्ट कहाँ के रहे? आप तो फाशिस्ट हो गए। आप तो उन बेचारी औरतों की जो मर्दों के साथ बैठ नहीं सकती, आप उनको सपोर्ट कर रहे हो। तो ये सिचुएशन है। नहीं, बहुत थिन लाइन है एक्चुअली लेफ्टिस्ट और फैसिस्ट के बीच की जो लाइन है वो लेफ्टिस्टों ने बहुत ही बारीक कर दी है। आज के सत्र में तारिक भाई, आप आए ताहिर भाई, और आपने बहुत मुक्त भाव से पूरा एक कैंडिड डिस्कशन में भाग लिया। भारतीय समाज, भारतीय जो प्रतिबद्ध लोग हैं वो आपको बहुत गौर से सुनते हैं, आपकी बातों को बहुत यकीन से देखते हैं, और मुझे लगता है आज के इस सत्र के बाद बहुत कुछ सोचने के लिए भी आपने छोड़ा है इस समुदाय के ऊपर। और जरूर ऐसा करना चाहिए जो कि नेगेटिव परसेप्शन को, षड्यंत्र को, फेक न्यूज को काउंटर कर सकें, और इसी लिहाज से आज का ये सत्र रखा गया था। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ताहिर भाई, आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने घरों में रहिए, और कोरोना को हरा कर फिर हम बाहर आएंगे जरूर से, और फिर दोबारा बात करेंगे। आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद। आखिर में नीरजा बहन, आपका, उमंग भाई, आपका, सारे ऑर्गेनाइजर्स का और सब सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी इस बातचीत में शायद कोई ऐसे 2-3 नुक्ते मिले हों जो आपके लिए सोचने का बाइस बने। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा ये डायलॉग चलता रहेगा। आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप सब भी सेफ रहें, और इस कोरोना से भी हमें निपटना है। और बीसी यानी कोरोना से पहले, बिफोर कोरोना के जो स्टीरियोटाइप चले आ रहे हैं, हमें उनसे भी निपटना है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो बीसी के स्टीरियोटाइप हैं, ये एसी में आफ्टर कोरोना भी जाएंगे। हमें इनसे निपटना है। हम अभी जो आजकल घरों में चुप बैठे हुए हैं, हमें सोचना चाहिए ज़्यादा, और जो कुछ सजेशन मैंने दी हैं, जो आप उस पर और सोचें, हमें उस पर आप कुछ प्रैक्टिकली काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जी जरूर, बहुत धन्यवाद आपका, और सुरक्षित रहें, सभी सुरक्षित रहें, जितने भी प्रतिभागी हैं, सबके इस कामना करते हुए आज के सत्र का हम यही समापन करते हैं। नमस्ते।